आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। तो हम बात करने वाले हैं आज पंचकोशा ट्रीटमेंट पर। द ट्रीटमेंट विच वी गिव यू इज एक्चुअली द पंचकोश ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट बाकी सभी डॉक्टर्स, बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ हट करके है, कुछ अलग है, पृथक है, और ये अपने आप में एक एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट है। लेकिन 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 अगर इंसान करने वाला नहीं समझ पा रहा है तो इट इज जस्ट लाइक कि आपके हाथ में हीरा है और आप उसको पत्थर समझकर फेंक रहे हैं, या थोड़ी देर अपने हाथ में रख के उठा के फेंक देते हैं, या साइड पे रख देते हैं ये सोचकर कि ये तो पत्थर है। सो नाउ लेट मी क्विकली रीकैप। ये दिस इज अ क्विक रीकैप फॉर ऑल ऑफ यू। आई नो सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड दिस सेशन, लेकिन ये क्विक रीकैप है आप सभी के लिए जो आपको लेके जाएगा आपकी भीतर की जर्नी पर। यस, प्लीज स्टे विद मी एंड whenever I say something to write down in the chat box, क्योंकि एकमात्र यही एक तरीका है जिससे कि आप और मैं कनेक्ट कर सकते हैं। I can see you, I can hear your voice through your words, right? Yes, so whenever I tell you thumbs up दीजिए या आप yes लिखिए, तो please be with me and quickly reactions दीजिएगा so that you understand all the things. Okay, yes, so let's begin. So सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी ये है पंच तत्व। प्लीज सभी चीजों को भूल करके छोड़ करके इस मोमेंट में यहीं रहिएगा, बिकॉज आई एम टेकिंग यू टू योर इनर जर्नी। आप अपनी अंदर की जर्नी करने वाले हैं, और आप अपनी अंदर की जर्नी जब करेंगे तो यू विल कम टू नो कि अपने आप को ठीक कैसे करना है, क्योंकि ये सबसे बिगेस्ट एजुकेशन है कि अपने आप को ठीक करने की नॉलेज ले लेना, अपने आप को ठीक करने का सीक्रेट पता हो जाना कि कैसे खुद को ठीक करना है, राइट? सो आप क्या हो, हम सभी क्या हैं? हम सभी पंच तत्व हैं, हम 5 तत्व हैं, ठीक है? हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं। यही 5 तत्व बाहर ब्रह्मांड में है, वही 5 तत्व हमारे शरीर में है। इसलिए कहा जाता है जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे। सो जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व हमारे शरीर में हैं। यही 5 तत्व से ये बॉडी बनी है, इन्हीं 5 तत्वों से ये पूरा संसार बना हुआ है। यही 5 तत्वों को अग्नि देवता, सूर्य देवता, जल देवता, ठीक है, धरती माता कहा जाता है। और ये 5 तत्व आपकी 5 उंगलियों में भी हैं। These 5 fingers represent these 5 elements of nature। इसीलिए हमारे दोनों हाथों में 5 उंगलियां हैं, 6 या 4 नहीं हैं, राइट? ओके, सो नेक्स्ट ये पंच महाभूतास हैं, जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश। ये पंच महाभूतास, पंच तत्व ही एक्चुअली ये पूरा संसार इसी में ही सिमटा हुआ है। और ये पंच महाभूतास निकले हैं शिव से, ठीक है? परमात्मा से ही ये प्रकृति निकली है। प्रकृति और परमात्मा, पुरुष और प्रकृति दोनों के संगम से ही ये संसार चलता है। एंड देन नेक्स्ट, सो दिस इज, नाउ यू अंडरस्टैंड द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद किस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है, किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है? आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ है, ठीक है? कफ, पित्त, वात है। अभी आप साथ साथ में अपनी बॉडी को इमेजिन करना शुरू कर दीजिए, साथ साथ में अपने साथ रिलेट करना शुरू कर दीजिए। जिसकी बॉडी में ईथर एंड एयर, पहले तो ये समझ लें, ईथर मीन्स आकाश, आकाश तत्व एंड वायु तत्व मिल करके आकाश तत्व और एयर, ठीक है, ये दोनों मिल करके हमारी बॉडी में वात बनाते हैं, वाता। एंड कफ जो बनता है वो धरती और पानी, धरती और जल मिल करके कफ बनाते हैं। जल और अग्नि मिल करके पित्त बनाते हैं। अब जब आपकी बॉडी में पित्त ज्यादा होता है, इट मीन्स ईदर द वाटर एलिमेंट इज हायर और द फायर एलिमेंट इज हायर एंड द वाटर एलिमेंट इज लो, जिस वजह से पित्त इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब जल तत्व को बढ़ाएंगे और पित्त, अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा तो पित्त बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बॉडी में अगर अर्थ एलिमेंट इज खाने में, अब इसको समझें, भोजन में अर्थ एलिमेंट किन चीजों में है? ऑल द सॉलिड फूड्स, सभी नट्स, सीड्स, धरती में उगने वाले जितने भी सॉलिड चीजें हैं, दैट इज ऑल आर अर्थ एलिमेंट। तो हमारे शरीर को इसीलिए अर्थ एलिमेंट भी चाहिए। वी कैन नॉट
ओनली बी ईटिंग वाटर एलिमेंट थिंग्स। जल तत्व कौन से फूड्स में है? जिन भी फूड्स में आपको पानी का कंटेंट मिलेगा, इट हैज वाटर, राइट, इट हैज वाटर। एंड जिस भी खाने पीने की चीज़ों से अग्नि तत्व बढ़ता है, हमारी बॉडी का फायर एलिमेंट बढ़ता है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे फायर ज़्यादा है, इससे मेरा पित्त बढ़ेगा। जिसको ये नॉलेज होती है आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और धरती तत्व, ठीक है, इन्हीं पांचों तत्वों से वनस्पति में हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स उगते हैं। अब आपको ये भी पता है कुछ चीज़ें धरती के नीचे उगती हैं, कुछ चीज़ें धरती के ऊपर लगती हैं, कुछ हवा में लगती हैं, कुछ बिल्कुल हाइट पे जाके लगती हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल अग्नि वाटर जल तत्व, कोकोनट वाटर में जल तत्व है, सबसे ऊपर हवा में रह करके बनता है, ठीक है। तो अब धरती के नीचे आलू, मूली, गाजर, चुकंदर, ये सब कुछ धरती के नीचे लगते हैं। ऐसे ही कैबेज, कॉलीफ्लावर, हरी मिर्च, ये सब धरती के ऊपर लगते हैं। देन ग्रीन प्लांट्स को देख लीजिए, तुलसी, पुदीना, धनिया, मेथी, ये सारे एज अ लीव्स लगते हैं। तो हमारे शरीर के लिए जितनी चीज़ें हमें चाहिए वो सभी चीज़ें परमात्मा ने इन्हीं पांचों एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली बना करके इस धरती पर पैदा करी हैं। इट मीन्स ह्यूमन बॉडी कैन एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स विच आर इन दी नेचर। लेकिन अगर हमारे शरीर का कफ पित्त वात इम्बैलेंस होता है, तो अगर उसमें मान लो आपको वात रोग है, वात रोग होने के कारण जिन चीज़ों से खाने के बाद वात बनता है, वायु बनती है, अगर आप वो ज़्यादा खाएंगे तो वात एलिमेंट और बढ़ जाएगा बॉडी में। अगर आप वात की प्रॉब्लम में फ्रूट्स, सैलेड्स, कच्चा भोजन बहुत ज़्यादा खाएंगे, एक्सेस में खाएंगे, बैलेंस में खाएंगे, नो प्रॉब्लम, एक्सेस में खाएंगे तो वो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, और जैसे ही ये तत्व बैलेंस होंगे उसी से हमारे 3 दोष जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। So the imbalance of 5 elements of nature creates the imbalance of 3 dosha. Understood? Yes, if you understood, type yes in the chat box that you understood this, कि 5 एलिमेंट इम्बैलेंस हुए तो उससे 3 दोषा भी इम्बैलेंस हो गया। ओके, सो यू कैन हैव दिस पिक्चर विद यू कि अपने बॉडी का क्या बैलेंस करेंगे तो मेरी कौन से एलिमेंट को बैलेंस करने पर मेरी बॉडी का त्रिदोषा बैलेंस होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स, दिस इज पंच प्राण। अब जैसे ये 5 तत्व हैं, बिल्कुल वैसे ही पंच प्राण हैं। अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु। जो उदान वायु है ये हमारे 3rd आई चक्रा के साथ जुड़ा हुआ है, ब्लू कलर है इसका, और ये गर्दन से ऊपर उदान वायु रहती है, यानी कि उबासी लेना, कानों से सुनना, आँखों की नमी, टीयर्स आना, आँखें झपकाना, नोज़ में म्यूकस, हमारी स्मेलिंग पावर, हमारी स्माइल, हमारे दांत, हमारे चीक्स, ये सारी की सारी उदान वायु कंट्रोल करता है। अगर हमारे मस्तिष्क में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो उदान वायु इम्बैलेंस हो जाएगी। देन कम्स योर प्राण वायु, आपका हृदय एंड गर्दन से लेकर के हृदय तक प्राण वायु सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। हृदय से लेके पेट तक समान वायु, खाना पचाना और उनसे रिलेटेड सभी चीज़ें समान वायु हैंडल करती है। समान वायु से नीचे है अपान वायु, दैट इज एक्सक्रीशन। नाभि से नीचे पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चे पैदा करना, हमारे ऑफरिंग्स, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स, आगे जो वंशज बढ़ता है वो सारा कुछ अपान वायु पैदा करता है। इवन व्हेन अ प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवर्स अ चाइल्ड, तो उसकी जो मूवमेंट होती है बच्चे की यूट्रस से बाहर, वो अपान वायु ही हैंडल करती है। देन व्यान वायु इज इन द होल बॉडी, सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक व्यान वायु है। अब अगर ये पंच प्राण किसी भी कारणवश इम्बैलेंस हुए तो
हमारी बॉडी के फंक्शंस इम्बैलेंस हो जाएंगे। व्यान वायु दूषित हो गई तो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, अपान वायु दूषित हो गई तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, फीमेल एंड मेल ऑर्गन्स के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। अगर पेट की समस्या कोई हुई तो समान वायु इम्बैलेंस होने से वो सब हो जाता है, हृदय, लंग्स, फेफड़े, गला, ये सारी चीज़ें प्राणवायु के इम्बैलेंस से होती हैं। और चेहरे से, गर्दन से ऊपर की प्रॉब्लम्स अगर बॉडी में हैं तो वो उतान वायु की इम्बैलेंस से होती हैं। नाउ इन पांचों वायुओं को, पांचों प्राणों को बैलेंस करने के लिए इस सृष्टि पर कोई गोली नहीं बनी है। वी हैव ओनली प्राणायाम फॉर दिस। जब आप प्राणायाम करते हैं तो धीरे 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 मुद्राओं की प्रैक्टिस से और अलग अलग प्राणायाम करके हम ये पांचों वायु को, प्राणास को बैलेंस कर सकते हैं। ये पंच प्राणों के साथ फिर आते हैं पंच उप प्राण, ठीक है। उनका और सूक्ष्म छोटे छोटे काम है, जैसे उबासी लेना, ऐसे बहुत छोटे छोटे कार्य हैं। ओके, सो दिस यू कैन सी, वंस यू कैन जस्ट सी द पिक्चर, आपकी, हम सबकी बॉडी में ये पंच प्राण किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, ऊपर की प्राण वायु ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उदान वायु नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, व्यान वायु पूरी बॉडी में घूमती है, समान वायु गोल गोल घूमती है, और अपान वायु पेट से नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, क्लियर एवरीबडी? यस, अपान वायु एक्सक्रीटरी सिस्टम, समान वायु स्टमक, व्यान वायु हार्ट, उदान वायु योर सेंसेस एंड प्राण वायु योर आईज एंड ईयर्स। राइट, परफेक्ट। नाउ अब आपको जो भी प्रॉब्लम है, सारे शरीर में प्रॉब्लम है मतलब मेरी व्यान वायु खराब है, पेट की प्रॉब्लम है मतलब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, तो मतलब मेरी समान वायु खराब है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल फीमेल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब मेरी अपान वायु खराब हुई है। अगर माइंड में प्रॉब्लम है तो उदान वायु खराब है। अगर हमारे ईयर्स, आईज, नोज, सेंसेस में प्रॉब्लम है, चेहरे में प्रॉब्लम है तो मतलब प्राण वायु खराब है। ठीक है, सो इन सभी को बैलेंस करने के लिए सो कॉल्ड एलोपैथी में कुछ नहीं है, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता दोस्तों, इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता है, कोई सीटी स्कैन, कोई एमआरआई में नहीं आता है, ना ही इसके लिए कोई डॉक्टर्स के पास कोई दवाई है जो आपके प्राणास के इम्बैलेंस को ठीक कर दे। फॉर दिस ऋषि मुनि आज से 5000 वर्ष पहले ही हमें बता के चले गए कि अगर अपने शरीर के प्राणों को बैलेंस करना है और पूरे शरीर को अच्छे से स्वस्थ करके चलाना है, यू हैव टू प्रैक्टिस प्राणायाम। और वो भी ऐसे नहीं कि बैठे बस हो गया जी मेरा प्राणायाम कर लेते हैं, हम 5 मिनट प्राणायाम कर लेते हैं हर रोज, मतलब ऐसा वाला नहीं। A proper practice of deep pranayam with a proper guidance of a yoga therapist, you can win over this panch prana, right? Because it's a deep science. And आप लोगों को एक और एनालाइज करने के लिए बोलूँगी कि सोचिए ज़रा, हमारे ऋषि मुनि और हमारे देवी देवता सभी को इनके बारे में नॉलेज थी, तो सभी एकदम से परफेक्टली फिट एंड फाइन थे। कितनी उनके अंदर वैज्ञानिक बुद्धि होगी जो आज के मानव के पास भी नहीं है, जो कुछ केमिकल्स बना करके अपने आप को बहुत बलवान और बहुत महान समझने लगता है, जिससे कि शरीरों का और मन का नुकसान हो रहा है। और आप लोग और आपके घर वाले और आपके बच्चे और आपके रिश्तेदार अगर अपने आप को बहुत महान समझते हैं कि हम एलोपैथी खाते हैं, देखो हम मॉडर्न हैं, तो उनको ज़रा ये समझा दें, सिखा दें और दिखा दें कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप अभी ऊपर की सतह पर हो, नीचे जो है, जो अंदर है, राइट, वो तो इतना गहरा है कि जब तक अपने अंदर नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको कंप्लीट डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगी। उदान एंड प्राण, सी उदान वायु नीचे से ऊपर जाती है, दिस इज द फ्लो, दिस इज जो पहले दिखाया था, दैट इज कि वो उदान वायु का फंक्शन क्या है। दिस इज द फ्लो ऑफ प्राणा, कि प्राण फ्लो किधर को करता है। उदान वायु नीचे से ऊपर जाता है, प्राण वायु ऊपर से नीचे आती है, समान वायु गोल घूमती है, अपान वायु पेट से नीचे की तरफ जाती है, एंड व्यान वायु पूरे शरीर में घूमती है। राइट, दिस इज ओनली द
flow chart of the pranas, panch pranas. Okay, then your ज्ञान इंद्रियां हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, and everything you see it's in 5. पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, ठीक है, पंच महाभूतास एंड पंच तत्व. हम स्पर्श करते हैं, दैट इज आर टच. रसना, टेस्ट लेते हैं, ठीक है. फिर हम अपने नाक से स्मेल लेते हैं, चक्षु आंखों से हम देखते हैं, राइट. पंच हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं. नोज से स्मेल किया, जीभ से टेस्ट किया, कान से सुना, आंख से देखा और हाथों से, स्किन से हम स्पर्श करते हैं. तो ये पंच सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे. नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिसिन एंड पंच ज्ञान इंद्रियां, जो मैंने पहले भी नहीं बताया था. हमारी बॉडी बनी है स्पर्श करने के लिए. You know, when a mother touches the child first time, पहली बार जब माँ अपने बच्चे को टच करती है तो बच्चे को उसका स्पर्श महसूस होता है. एक प्रेमी अपने प्रेमिका को, प्रेमिका अपने प्रेमी को पहली बार जब हम टच करते हैं तो स्पर्श महसूस होता है. आप जब स्पर्श करते हैं किसी को, या आप गर्म और ठंडी चीज को स्पर्श करते हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन्स उस स्पर्श का मीनिंग तुरंत माइंड को बता देते हैं. आप जब भी कोई चीज खाते हैं, जीभ के साथ वो टच होती है तो उसे रसना आती है, और जैसे ही स्पर्श होता है आपके ब्रेन को पता चल जाता है इज दिस राइट फॉर मी और नॉट. फिर सुगंध लेते हैं, स्मेल करते हैं, वहां से भी समझ में आता है. सुनते हैं, आवाज आती है, देखते हैं आंखों से. तो ये सारी चीजें सेंसरी ऑर्गन्स. नाउ व्हाट इज एलोपैथी डूइंग? एलोपैथी ने गोली बनाई. गोली फिर भी एक्सेप्टेबल है एलोपैथी में, बिकॉज इट इज एटलीस्ट टचिंग योर लिप्स, टचिंग योर स्किन, टचिंग योर टंग एंड देन गोइंग इनसाइड. मन को तुरंत पता चल जाता है, हमारे लिवर को, लिवर इज अ सेकंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी, तो लिवर को तुरंत पता चल जाता है ये मेरे काम की चीज नहीं है, वो उसको तोड़ता है और शरीर से बाहर फेंक देता है. इसीलिए अगर आप 100 mg की गोली खाते हैं तो 50 mg अंदर असर करती है, 50 mg लिवर फ्लश आउट कर देता है. और ये डॉक्टर्स को ऑलरेडी स्टडी में पता होता है कि हर 3-6 महीने के बाद जो गोली दे रखी है वो काम करना बंद कर देगी और दोबारा से इसकी पोटेंसी बढ़ा करके हमें दो गोली देनी पड़ेगी. ये डॉक्टर्स को ऑलरेडी पता होता है, राइट. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस. यस. तो अब जब आप कुछ भी बिना टच किए खा रहे हैं या बिना टच किए आपने शरीर के अंदर जा रहा है, दैट इज थ्रू द वैक्सीनेशंस, थ्रू द इंजेक्शंस. अगर कुछ डायरेक्टली आपके शरीर में जाएगा वो आपके ब्रेन को तो पता ही नहीं चलेगा, आपके सेंसरी ऑर्गन्स को भी पता नहीं चलेगा, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि मेरे अंदर क्या आया, कहां से आया, राइट. एंड दिस इज हाउ हमारी बॉडी के ऊपर अटैक्स होते हैं. एक टेररिस्ट अटैक होता है जब हम इंजेक्शन या इंसुलिन या किसी भी तरह की वैक्सीनेशंस लगवाते हैं. अब आप सोचिए, वो छोटा सा बच्चा जो प्रकृति की देन है, जो धरती माँ की देन है, जो परमात्मा पिता की देन है, जब ऐसे बच्चे को पैदा करके हम सीधा उसको इंजेक्शंस लगवाते हैं, ये सो कॉल्ड डॉक्टर्स जो आजकल कर रहे हैं, आप उस बच्चे के साथ पैदा होते ही कितना बड़ा टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं. जस्ट थिंक ऑफ इट. उस छोटे बच्चे की बॉडी में अत्यंत शक्ति होती है, उस छोटे से नन्हे से बच्चे के अंदर बहुत पावर होती है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है. ऐसे में जब आप बच्चे को रेबीज वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन या फिर इंजेक्शंस देते हो, बच्चे का शरीर वहीं से खराब होना शुरू हो जाता है और आप उसको तैयार कर देते हैं आने वाली जिंदगी में बीमारियां पैदा करने के लिए. इसीलिए हम उन लोगों को अडॉप्ट करते हैं जो लोग हमें कहते हैं कि हम आपके अकॉर्डिंगली बच्चे पैदा करेंगे, आप हमें गाइड करें, हम ट्रीटमेंट आपसे ले रहे हैं, हम ठीक होना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे कभी बीमार ना हो. तो उसके लिए सबसे पहला कार्य यही है कि बच्चों की पैदाइश अगर हॉस्पिटल में चलो हो भी रही है
लेकिन पैदा होने के बाद उसको किसी भी तरह की मेडिकल इंटरवेंशन नहीं दी जाए, अन्यथा निश्चित है बच्चा बीमार होगा ही होगा और उसके जीवन में कहीं ना कोई परेशानी तो आएगी ही आएगी, राइट। सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इज आर पंच ज्ञान इंद्रियां, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है। यस, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7 चक्रास एंड द सीड मंत्रास। नाउ हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र हैं दोस्तों। अभी तक तो हम फिजिकल बॉडी की बात कर रहे थे, अब फिजिकल बॉडी के जब थोड़ा अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि बॉडी के अंदर 7 चक्र हैं। सबसे नीचे मूलाधार, देन स्वादिष्ठान, देन मणिपुर, देन हृदय चक्र, अनाहता, एंड देन विशुद्धि चक्र दैट इज थ्रोट चक्र, देन थर्ड आई चक्र, ज्ञान चक्र, आज्ञा चक्र, एंड सबसे ऊपर सहस्रार चक्र। ठीक है, और ये आप देख लीजिए, लम रूट चक्र का उच्चारण लम है, बीज मंत्र, सैक्रल चक्र का वम है, पेट का येलो कलर का रम है, हृदय चक्र का यम है, माइंड का थ्रोट चक्र का हम है, माइंड हमारी जो तीसरी आंख है थर्ड आई चक्र उसका ओम है, और क्राउन चक्र का आह और आंग आंग है, राइट। तो जब ये सातों ही चक्रों को हम बैलेंस करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी और हमारा मन और हमारा जीवन बैलेंस्ड तरीके से चलता है। जब इन सातों चक्रों में प्रॉब्लम आती है तो आप सोचिए, गोली खा के ये सातों चक्र कैसे बैलेंस हो जाएंगे। अगर रूट चक्र में प्रॉब्लम आई है और उसकी प्रॉब्लम से आपको गठिया हो गया है तो गोलियां खाने से रूट चक्र तो बैलेंस होने वाला नहीं है, क्योंकि इस मेडिकल साइंस में तो ऐसी कोई दवाई ही नहीं बनी जो इन चक्रों को खाकर चक्रों को बैलेंस कर दे, गोली बैलेंस कर दे। देन even if you are taking medicines, even if you are taking allopathy drugs, it is not going to help and balance your chakras. इसके लिए चक्रास की बैलेंसिंग करनी पड़ती है, इसके लिए चक्रास पे मेडिटेशन करना पड़ता है, इसके लिए चक्रास की हीलिंग करनी पड़ती है, राइट। सो दीज आर द 7 चक्रास, और ये इनकी मुद्राएं हैं, और ये सारी चीजें हम क्लासेस में, हमारी क्लासेस में हम इन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं, right? So this is the incredible human being with 5 elements of nature, with पंच प्राण, पंच उप प्राण, 72,000 नाड़ियां और 7 चक्र। और ये चक्र सिर्फ 7 ही नहीं है, एक्चुअली ये 13 चक्र हैं। 7 तो सिर्फ प्रख्यात हैं जो विविडली लोगों को पता है। और आप इस व्यक्ति के पीछे एक बहुत बड़ा सा ट्री देख रहे हैं। अब जैसे वो वृक्ष है ना, बिल्कुल वैसे ही हम हैं। जैसे इस वृक्ष की अनगिनत शाखाएं हैं, अनगिनत टहलियां हैं, अनगिनत शाखाएं निकली हुई हैं, छोटी 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 कितनी सारी, बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी 72,000 नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों का ना तो सीटी स्कैन है, ना एमआरआई है, ना इनका कोई ब्लड टेस्ट है, और ना ही ये किसी पिक्चर में, किसी स्कैन में, किसी मेजर सीटी वीटी स्कैन में कहीं आती है। ठीक है, अब आपको अगर किसी को भी इन 72,000 नाड़ियों में प्रॉब्लम हो तो बताइए गोली खा के कैसे ठीक करेंगे, या सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से कैसे ठीक करेंगे। सो एक्चुअली अगर देखा जाए, ह्यूमन बीइंग इज जस्ट गेटिंग फूल्ड बाय फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल इंडस्ट्री। जितनी दुनिया में जितना ब्लड टेस्ट चल रहा है, जितने सीटी स्कैन चल रहे हैं, जितने एमआरआई चल रहे हैं, जितने ही ज्यादा इस दुनिया में फार्मा इंडस्ट्री की दवाइयां, ड्रग्स चल रहे हैं, इट इज एक्चुअली जस्ट अ बिजनेस, जस्ट अ फूलिंग सिस्टम गोइंग ऑन, बिकॉज प्रॉब्लम तो कहीं और होती है और आप देख ढूंढ कहीं और रहे होते हैं, राइट, कहीं और ही उसको ढूंढ रहे होते हैं। सो इफ यू हमारे, अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट। हम जो आपका ट्रीटमेंट करते हैं दैट इज पंचकोशा ट्रीटमेंट, राइट। सो व्हाट इज पंचकोशा? हम सबके शरीर के अंदर पंचकोश है, वी आर एक्चुअली पंचकोशा। आप जब अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको सिर्फ अपनी बॉडी दिखाई देती है, जो इस स्किन, ये ऊपर से चमड़ी दिखाई देती है, और आपको लगता है कि मेरा नाक तीखा है, मेरी आंखें मोटी हैं, मेरी गर्दन लंबी है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, बस आप यही देखते हो ना। लेकिन एक्चुअली वी आर पंचकोश। इसीलिए मैंने ट्रीटमेंट डिजाइन किया पंचकोशा ट्रीटमेंट, राइट।
जो कि हर किसी के समझने के बस का है भी नहीं, इसीलिए बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही भाग जाते हैं। ये पंचकोश हैं क्या? एक हमारी आउटर लेयर है, पर्पल कलर जो आप वायलेट कलर देख रहे हो, ठीक है, बैंगनी रंग देख रहे हो, दैट इज अन्नमया कोशा, दैट इज योर स्किन। नाउ टच योर स्किन एवरीबॉडी, टच करें अपनी बॉडी को, ठीक है, टच कर पा रहे हो ना? यस, यू आर एबल टू टच योर बॉडी? यस, इफ यस राइट डाउन। अगर आप टच कर पा रहे हो अन्नमया कोश को, अन्नमया कोश को बैलेंस कैसे करोगे? अगर अन्नमया कोशा में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो अन्नमया कोशा को बैलेंस कैसे करोगे? किन किन चीजों से अन्नमया कोश ठीक होता है? नंबर वन, फूड। नंबर टू, एक्सरसाइज। राइट, ये दो चीजें आपके अन्नमया कोशा से जुड़ी हुई हैं। एक्सरसाइज करोगे, आसनास की प्रैक्टिस करोगे, और फूड अच्छा खाओगे, फूड सही खाओगे, या फूड ऑफ कोर्स, वाटर ऑल्सो। तो ये सारी चीजें आपकी अन्नमया कोशा से जुड़ी हुई हैं। अन्नमय कोश को अगर ठीक करना है तो इसके लिए, ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी, आपको एक्सरसाइजेस, योगासनास और सही भोजन करना पड़ेगा, तो अन्नमया कोश ठीक हो जाएगा। अब इसके लिए हम आपको आपके ट्रीटमेंट में आपका डाइट चार्ट देते हैं, और पार्ट 6 में या पार्ट 5 में आपको फिटनेस चार्ट देते हैं, जिसमें बताते हैं कि आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है या फिर आपको आसनास करने हैं तो कौन से करने हैं, मुद्राएं लगानी है तो कौन सी लगानी है, कौन सी प्रॉब्लम में क्या करना है, वो सारा कुछ रिटर्न में तो देते हैं, लेकिन करवाते अपनी क्लासेस में है। देन सेकंड कम्स योर प्राणमया कोशा। प्राणमया कोशा क्या है? हमारे जो पंच प्राण हैं उन सभी को, पंच उप प्राणों को, पंच प्राणों को, दोनों को, जितने भी अंदर प्राण चल रहे हैं, जितने भी हमारे अंदर पंच प्राण, पंच उप प्राण हैं, इन सभी का एक कोश है, उसको बोलते हैं प्राणमया कोशा। नाउ अपने प्राणमया कोशा को टच करने की कोशिश करो जरा। कैन यू टच? कैन यू टच योर प्राणमया कोशा एवरीबॉडी? नो, नहीं टच कर सकते ना, डायरेक्टली नहीं टच कर सकते आप प्राणमया कोशा को। फील कर सकते हो कहाँ पे? लेट मी सी हाउ हु कैन आंसर द राइट वन। प्राणमया कोशा को कहाँ फील करोगे? एक ही चीज दी है भगवान ने फील करने के लिए। ब्रीथ, ब्रेथ, यस, योर ब्रेथ। जब आप, अब आंखें बंद करो, अपनी नाक के नीचे अपना उंगली रखो, और श्वास जब बाहर आएगी तो उसको फील करो। ठीक है, ये जो हमारी ब्रेथ है ना, जो नाक से बाहर आती है, दिस इज ओनली अ सटल फॉर्म ऑफ प्राणमया कोशा, जो हमें फिजिकल बॉडी में फील होती है। एक्चुअली प्राणमया कोशा इज इनसाइड एंड वी कैन नॉट टच इट, बट वी कैन फील इट थ्रू द ब्रेथ। इसीलिए श्वास चल रही है तो मतलब जिंदा है। और जिस दिन चले जाना है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? नाक के आगे हाथ रख के देखता है कि श्वास आ रही है कि नहीं। फिर वो क्या करता है? यहां से नब्ज पकड़ के देखता है चल रही है कि नहीं। ठीक है, नब्ज नहीं चल रही, यहाँ से श्वास नहीं आ रही, इधर से कोई धड़कन नहीं मिल रही, मतलब खुश, गए काम से, हो गई छुट्टी, बाय बाय टाटा हो गया। ठीक है, तो प्राणमया कोशा जो हमारे बाहर की अन्नमया कोशा के भीतर की लेयर है, इसको ठीक और स्वस्थ रखने का एक ही जरिया है, और वो है प्राणायाम। अगर आप सभी को इसके लिए कोई दूसरा जरिया मिल जाए तो मुझे भी आके बता देना, दैट इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सभी के लिए चैलेंज है ये। प्राणमया कोशा को ठीक करने का कोई दूसरा तरीका मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, इफ यू गेट टू नो हाउ टू बैलेंस इट विदाउट प्राणायाम। ओके, एंड देन कम्स योर मनोमया कोशा। अब मनोमया कोशा क्या चीज है? मनोमया कोशा इज योर माइंड। ऑरेंज कलर में आप देखिए, मनोमया कोशा इज देयर। मनोमया कोशा के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। इनफैक्ट नॉट ओनली ध्यान, लेकिन भक्ति। जब हम मंत्रास की चैंटिंग करते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं मंत्रों का, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम प्रेयर्स करते हैं, ये सारी चीजें हमारे मनोमया कोशा को स्ट्रेंथन करती हैं, बैलेंस करती हैं। सो मेडिटेशन इज फॉर द माइंड, एंड मेडिटेशन इज द फूड फॉर द माइंड। बिल्कुल वैसे जैसे अन्न
is the food for Annamaya Kosha. बिल्कुल like that, meditation is the food for Manomaya Kosha. तो अगर आप अपनी जिंदगी में मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, अक्सर करके मन अपसेट होता है, अगर हम स्पिरिचुअल स्टडीज को नहीं समझते हैं, हम अपने शास्त्रों से नहीं जुड़े हुए हैं, धार्मिक ग्रंथों से नहीं जुड़े हुए हैं, या अच्छे वैज्ञानिक लोगों को नहीं सुनते हैं, तो हमें कभी भी ये समझ में नहीं आता कि हाउ टू बैलेंस और स्ट्रेंथन आवर माइंड. सो मनोमया कोशा के ऊपर सारा का सारा श्रीमद् भगवत गीता इस पे बेस्ड है. मनोमया कोशा, विज्ञानमया कोशा, आनंदमया कोशा, प्राणमया कोशा, अन्नमया कोशा, पांचों कोशों की डेफिनेशन, और पांचों कोशों के ऊपर श्री कृष्णा जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कंप्लीट नॉलेज दी है कि इन पंचों कोशों को कैसे स्वस्थ रखना है. किसी ने गीता गहराई से पढ़ी हो तो उसको समझ में आएगा. And for Manomaya Kosha, there are mind techniques, there are some mind games, there are some mind activities. ये भी हम अपनी क्लासेस में ही करवाते हैं. And then comes your Vigyanmaya Kosha. Vigyanmaya Kosha, yellow color. Vigyan means knowledge. Without the knowledge, now understand the difference between the knowledge and the information. आज की दुनिया, it's the world of information, not knowledge. Information has taken the place of knowledge. Knowledge क्या है? ज्ञान. ज्ञान क्या देता है? सवेरा. Information क्या देता है? अंधेरा. इसीलिए आज दुनिया अंधेरे में है. So many people I know, ऐसी मुझे बहुत सारे लोगों का पता है, बहुत सारे लोगों को मैंने कंसल्ट किया है, काउंसिल किया है, जिन्होंने बताया हमने 1 साल इसको फॉलो कर लिया तो भी शरीर खराब हो गया, हमने 1 साल इसको फॉलो कर लिया, फिर इसको फॉलो कर लिया, फिर उसको फॉलो कर लिया, वन लाइन ऑफ सिस्टम फॉलो करते चले गए, बैलेंस में नहीं कुछ भी किया. इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, रील्स में, यूट्यूब के शॉर्ट्स में, फेसबुक में, ट्विटर में, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी टू मच इंफॉर्मेशन है कि आज का इंसान पागल हो रहा है उस इंफॉर्मेशन के कारण. इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना शरीर कचरा ही हो जाता है, बचता ही कुछ नहीं है ठीक करने के लिए. ठीक है, ठीक होने लायक रहते ही नहीं है. क्यों? बिकॉज आप नेचुरल तरीके छोड़कर, अपनी बॉडी को जो यू बैलेंस करता है उसे छोड़कर किसी और के पीछे लगे हुए हैं जो आपको कह रहा है ये खाओ, ये नहीं खाओ, ऐसा खा लो, वैसा खा लो, सुबह ये खा लो, दोपहर को ये खा लो, शाम को ये खा लो, विच इज एक्चुअली अ रॉन्ग सिस्टम ऑफ डाइट. भोजन हमेशा हमारे तन और मन की संतुष्टि के लिए किया जाता है. भोजन सिर्फ शरीर को चलाने के लिए नहीं है, आत्मा की संतुष्टि, मन का सुख, पेट का सुख और शरीर की ताकत, इसके लिए भोजन है. अगर वो भी किसी से पूछ के खाओगे तो फिर आपका अपने साथ तालमेल ही कहाँ है? अगर अपना तालमेल ही कुछ नहीं है, आप तो ना अपने मन के साथ जुड़े हुए हो, ना आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े हुए हो, ना आपको अपने शरीर का पता है, ना प्राणों का पता है, फिर आप जीवन कौन सा जी रहे हो? सिर्फ कमाने के लिए, सिर्फ किचन संभालने के लिए, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए हम जीवन जी रहे हैं क्या? नहीं. वी आर हेयर टू लिव दिस लाइफ विच आई हैव गॉट. अगर आपको अपनी लाइफ का ही नहीं पता, हाउ विल यू क्योर योर सेल्फ? कैसे क्योर करेंगे? फिर तो यही इलाज है, फिर तो एक ही हल बचता है. सारी उम्र किसी को देखते रहो, किसी के पीछे देखते रहो, कभी इसको देख लो, कभी उसको देख लो, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर. अपने आप को तो पता ही नहीं है, अपने तो शरीर की नॉलेज ही नहीं है. तो जिसको अपने ही शरीर की नॉलेज नहीं होगी, अपनी ही गाड़ी की नॉलेज नहीं होगी, वो उस गाड़ी का ड्राइवर कैसे बन सकता है? सो हम सभी यहाँ आत्मा बैठी है. ठीक है, यहाँ आत्मा बैठी है, जहां हम सभी तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, यहाँ आत्मा बैठी है. अब ये आत्मा इस पूरे शरीर की मालिक है, इस शरीर की ड्राइवर है. अब आपको, मुझे तो मेरे शरीर का ज्ञान ही नहीं है, तो ये आत्मा इसका ड्राइवर कैसे बनेगी? हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी? It's not possible. Then what you do? You get up and you go to a hospital. वो डॉक्टर सिर्फ अन्नमया कोशा को ठीक करने के लिए कोशिश करता है, एक गोली लिख देता है, फिर 2 गोली, फिर 10 गोली, फिर 50 गोली, फिर इंजेक्शन, फिर वैक्सीनेशन. डू यू थिंक अगर प्रॉब्लम मनोमया कोशा में है तो बाहर की खाई हुई गोली मनोमया कोशा को ठीक कर देगी? हाँ. अगर प्रॉब्लम शुरू हुई है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, टेंशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, जो मनोमया कोशा को खराब कर देता है,
तो मनोमया कोशा दूषित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो डू यू थिंक कि अन्नमया कोशा पे गोली डाल देने से मनोमया कोशा ठीक हो जाएगा? इस डायग्राम से समझो। डू यू थिंक अगर पंच प्राण इम्बैलेंस हुए हुए हैं तो अन्नमया कोशा में एक कैप्सूल डाल देने से प्राणमया कोशा बैलेंस हो जाएगा? इम्पॉसिबल। एंड डू यू थिंक विज्ञान मया कोशा, नॉलेज ही नहीं है, इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, इंफॉर्मेशन तो कमी नहीं है आज 21वीं सदी में। गैजेट उठा के जो मर्जी ढूंढ लो, वेबसाइट, चाहे कोई साइट ढूंढ लो, चाहे कोई एप्लीकेशन, बड़ी इंफॉर्मेशन है जी, इतनी इंफॉर्मेशन है कि जिसका अंत नहीं है, पर नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। 4-5 साल किताबें पढ़ के डिग्री लेकर के दुकान खोल के बैठ गए और आपको लगता है कि आपका पूरा शरीर ठीक कर देंगे, आपके मन तक पहुंच जाएंगे, इम्पॉसिबल है। विज्ञान मया कोशा, when you get a knowledge of something, a deep knowledge of something, and the authentic sources of Vigyan Maya Kosha are only our ancient scriptures, nothing else। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, मार्कंडेय ऋषि, अगस्त्य ऋषि, भृगु ऋषि, वाघभट्ट ऋषि, ऐसे ऋषियों ने जो नॉलेज दी है, ओनली दैट नॉलेज यू कैन से इज द एक्यूरेट वन, जो हमारे शास्त्रों में और हमारे वेदों में लिखी हुई है। आज का मानव जो दे रहा है वो सिर्फ उसके बिजनेस के लिए है, ताकि आप फॉलो करो, अंधाधुन फॉलो करे जा रहे हैं, पैसा उड़ाए जा रहे हैं, ठीक कोई हो नहीं रहा है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर आप कर क्या रहे हो? अगर 10 डिग्रियां हासिल करके, बड़े बड़े इवेंट करके, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बावजूद अगर आपसे एक बंदा ठीक नहीं हो रहा है, तो आप कर क्या रहे हो? और ठीक होने वालों को भी पूछना चाहिए, आप जहां जा रहे हो, जो दवाई खा रहे हो, अगर उससे ठीक नहीं हो रहे हो तो आप खा क्यों रहे हो? आप क्या कर रहे हो वहां जाके? वॉट आर यू फाइंडिंग आउट देयर इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी सोल्यूशन? सो द सोल्यूशन इज इनसाइड फ्रेंड्स। यू नीड टू फाइंड आउट, मेरे कौन से कोष में प्रॉब्लम है? क्या मेरे मन में टेंशन, दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस, फिक्र, ये सारे मनोमया कोशा को इम्बैलेंस करते हैं। नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन बड़ी इकट्ठी कर ली, विज्ञान मया कोशा में प्रॉब्लम है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आनंद मया कोशा, द ग्रीन कलर, जहां तक पहुंचता ही कोई बिरला है। अब आनंदमया कोश क्या है? जिसके पहले 4 कोश ठीक होंगे उसी का तो आनंदमया कोशा आनंद में होगा। जब तक हम परमानंद की स्थिति को अनुभव नहीं कर लेते, तब तक आनंदमया कोश बैलेंस होता ही नहीं, जागृत होता ही नहीं, एक्टिवेट होता ही नहीं। इट इज देयर, ऐसा नहीं है नहीं है, सबके अंदर है आनंदमया कोश। लेकिन वो आनंदमया कोश हिलेगा तब जब आप परमानंद की स्थिति में पहुंचोगे, परमात्मा से कनेक्ट करोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, अपनी आत्मा से कनेक्ट करोगे, स्वयं को जानोगे। और यही चीजें हम अपनी क्लासेस में कराते हैं। सो पंचकोशा का ट्रीटमेंट हमने बनाया ही ऐसा है। नाउ व्हेन आई विल कम टू इट, टू द आई विल स्विच टू द ट्रीटमेंट पार्ट, कि पंचकोश के ट्रीटमेंट को हमने यही सोच करके बनाया कि चलो मुझे तो नॉलेज है ना इस चीज की, मेरे पास आने वाले पेशेंट को नॉलेज नहीं है। मुझे तो पता है कि मुझे इसके पंचकोश पे काम करना है, उसको बेचारे को नहीं पता, अकल ही नहीं है, नहीं समझ है, नॉलेज ही नहीं है, पढ़ाया नहीं किसी ने, बताया नहीं किसी ने, कहाँ से समझ में आएगा? लेकिन हम पंचकोश का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप सिर्फ डाइट चार्ट के पीछे पड़े हो तो सोच लीजिए, आप सिर्फ अन्नमया कोश ठीक करना चाहते हो, आप बाकी के चारों को इग्नोर कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू, जिसके बाकी 4 खराब हैं उसका 5वां तो खराब होना ही होना। आप कितनी कोशिश कर लो, ड्राई फ्रूट खा लो, फ्रूट खा लो, नट्स खा लो, जूस पी लो, बढ़िया से बढ़िया हजारों करोड़ों के प्रोडक्ट्स खा लो, अगर आपका आनंद नहीं, विज्ञान नहीं, मनोमया नहीं, प्राणमया नहीं, अगर ये चारों इम्बैलेंस्ड हैं, आपका अन्नमया ठीक होके क्या करेगा? ठीक है। सो दिस इज आवर कोशाज 1 2 3 4 एंड 5। ये कोश हैं हमारे, ये है हम, ये हो आप और मैं, हमारे अंदर ये 5 कोश हैं। इन पांचों को मिलाकर के इंसान बनता है। ये 5 कोश, पंच इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच महाभूताज, पंच तत्व, ये सभी को ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। खाली अपना ये सुंदर सा मुखड़ा आईने में लेख करके मत सोचो कि हम एक ह्यूमन बीइंग है। हमारे अंदर इतनी गहराइयां हैं, सोच लीजिए। अब आप सोचिए, एक डॉक्टर की दी हुई गोली आनंदमया कोश पे कैसे पहुंच जाएगी, विज्ञानमया कोश पे कैसे पहुंचेगी, मनोमया कोश पे कैसे पहुंचेगी, प्राणमया कोश पे कैसे पहुंचेगी?
नहीं पहुंचेगी। इसीलिए एलोपैथी को हर 3-4 घंटे में रिपीट करना पड़ता है। बेचारी एलोपैथी, इतना उसका खस्ता हालत है, हर 4 घंटे में रिपीट करनी पड़ती है, बस इतनी सी उसकी उम्र है गोली की। या हर 12 घंटे बाद लेनी पड़ती है, या हर 24 घंटे में एक बार लेनी पड़ती है, लेकिन लेनी तो पड़ती है। दवाई तो वो होती है एक बार मुंह में डाली और फिर पूरे शरीर को ठीक करती चली जाए और फिर लेनी ही ना पड़े, उसको बोलते हैं दवाई। राइट? ओके, सो यू हैव गॉट दिस। दिस इज द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ आवर पंचकोशास, ह्यूमन बीइंग कमल के फूल पर। राइट? और ये आप देख लीजिए ह्यूमन बीइंग का कॉम्प्लेक्स चित्र। इतनी नाड़ियां हैं जी हमारे अंदर। नीचे रूट चक्र, फिर सैक्रल चक्र, फिर सोलर प्लेक्सस चक्र, फिर हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड द क्राउन चक्र। एंड देन कम्स योर ईड़ा पिंगला नाड़ी एंड द सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा पिंगला नीचे से शुरू होती हैं। ईड़ा और पिंगला ये दो सांप हैं, ये ऊपर तक लेके जाते हैं तीसरी आंख तक। एंड इन दोनों के बैलेंस से हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। और जिसकी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, आप बिल्कुल सिर के बीचों बीच एक पॉइंट देख रहे होंगे जहां पे ईड़ा पिंगला दोनों सरपेंट्स आकर के मिल रहे हैं, वहां होता है हमारा ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र से आत्मा जब निकलती है तो मोक्ष का द्वार वहां खुलता है, एज पर आवर स्क्रिप्चर्स। तो दिस इज द कुंडलिनी। राइट? ईड़ा इज मून, पिंगला इज सन। ईड़ा इज आवर लेफ्ट एंड पिंगला सन इज आवर राइट। और नीचे है कुंडलिनी। कुंडलिनी जागृत उसी की होती है जो आनंदमया कोशा को जागृत कर पाता है। जिसके पांचों कोश बैलेंस्ड होंगे, वही बाकी के ईड़ा पिंगला को बैलेंस करके सुषुम्ना एक्टिवेट कर पाएगा और को अपनी कुंडलिनी जागृत कर पाएगा। ठीक है? तो ये आप देख रहे हैं, जस्ट सी, दिस इज द कुंडलिनी। इस तरीके से ये सरपेंट, ये इसको शक्ति बोला जाता है, ये है शक्ति। और शिव का प्रतीक है मैं आत्मा, ऊपर मस्तिष्क में। तो शक्ति और शिव जब दोनों एक होते हैं तभी जो सुषुम्ना एक्टिवेट होती है और वहां से ब्रह्मरंध्र ओपन अप होता है। तो दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, यू कैन सी। बेस चक्रा से देख लीजिए एक बार, इफ यू वांट टू हैव अ डीपर लुक एट इट। बेस चक्रा, कॉक्सिक्स ऑफ द स्पाइन। ठीक है? वहां से शुरू होती हैं दोनों नाड़ियां, ईड़ा पिंगला नाड़ी। तो वो घूम रही है ऊपर की तरफ, व्हाइट वाली ईड़ा है और ऑरेंज वाली जो रेड वाली है वो पिंगला है। और जो बिल्कुल सेंटर में जा रही है वो सुषुम्ना है। ठीक है? दैट इज द बैलेंस। ईडा सरपेंट, पिंगला सरपेंट। और ऊपर पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड आई हमारा थैलमस। और सबसे ऊपर क्राउन चक्रा, बिंदु, गॉड हेड, पॉइंट रीच्ड ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट। पाइनियल ग्लैंड हमारा थर्ड आई चक्रा को ओपन करने के लिए, एंड पिट्यूटरी बोथ। ठीक है? अब इतने गहरे राज कौन समझाता है आपको जब आप गोली लेने जाते हो, बताइए? कुंडलिनी अवेकनिंग कैसे होती है? जब सारे चक्रा बैलेंस्ड होते हैं, ईड़ा पिंगला बैलेंस होती है, सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, तब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। इसीलिए होम्योपैथी का जो लोगो है वो यही वाला है। ध्यान देना आप सभी, होम्योपैथी डॉक्टर्स के जितने भी लोगो होते हैं वो इसी शेप में होते हैं। कलर्स भले अलग अलग दिए होंगे, किसी ने ग्रीन, किसी ने ब्लू दिया होगा, पर यही वाला लोगो जो है ये होम्योपैथी का होता है, बिकॉज होम्योपैथी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा एंड यूनानी, ये सभी इसी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं, एक्सेप्ट एलोपैथी। ठीक है? और ये सातों ही जो चक्र हैं हमारे, ये गॉडेसेस, गॉड्स एंड गॉडेसेस के साथ जुड़े हुए हैं। रूट चक्र गणेशा जी के साथ, सैक्रल चक्र पार्वती जी के साथ, सोलर प्लेक्सस चक्र लक्ष्मी जी के साथ, हार्ट चक्र हनुमान जी के साथ, थ्रोट चक्र सदा शिव के साथ, थर्ड आई चक्र कृष्णा, बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस वी टॉक अबाउट, एंड द क्राउन चक्र शिव का नटराज रूप। इसीलिए जब हम ये चक्रास की बैलेंसिंग कराते हैं तो साथ में हम इन डेटीज के ऊपर मेडिटेशंस आपको कराते हैं जब हम लाइव क्लासेस लेते हैं। ओके, गॉट इट?
सो दिस इज आवर, तो ये है जी पंचकोशा ट्रीटमेंट। अब आप अपना ट्रीटमेंट उठा लीजिए। नाउ यू जस्ट लॉग ऑन इनटू योर ट्रीटमेंट्स, आप सभी के पास। ओके, सो पार्ट 1। अब पार्ट 1 जो है आपका, पार्ट 1 ऑफ योर ट्रीटमेंट इज योर लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में हमने वो सभी पॉइंट्स लिख करके आपको दिए हैं जो पॉइंट्स आपके इस सभी पंचकोशा पे काम करते हैं। कोई चीज आनंदमया कोशा से जुड़ी हुई है, कोई मनोमया से, कोई आपके प्राणमया से, कोई आपके अन्नमया से, राइट, तो कोई विज्ञानमया से। तो जितने भी चेंजेस हमने आपको पार्ट 1 में बताए हैं कि पार्ट 1 में लाइफस्टाइल चेंजेस हैं कि हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री एंड हेल्दी फिट बॉडी के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, या हमें इस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए कि हमारी जो जीवन शैली है इतनी अच्छी हो, उसकी वजह से मेरा माइंड, मेरी बॉडी और मेरा जीवन बिल्कुल स्वस्थ तरीके से चले। ठीक है, बिकॉज मेरे अनुसार, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अनुसार, हमारे जीवन में सबसे अच्छा, सबसे ऊपर और सबसे गहरा जो गहना है, जो गहना है, यू नो, द ज्वेलरी है, जो मेरा गहना है, वो मेरा ये शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब अच्छा लगता है दोस्तों। वरना आप कितना भी कुछ इकट्ठा कर लो अपने जीवन में, जिसका शरीर सुखी नहीं है, वो किसी भी चीज का सुख नहीं भोग सकता। इसलिए हमने आपको फर्स्ट पार्ट जो दिया, मैंने आप सभी के में, आप जितने भी लोग हो इस टाइम मेरे सामने, मुझे पता है आप सभी के अंदर, आप सभी में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट्स को इतनी गहराई से पढ़ा, फीडबैक भी दिया कि हम रियली वी आर ग्लैड टू गो थ्रू दिस ट्रीटमेंट, इतने परफेक्टली, इतने तरीके से बना के दिया है, एक एक चीज मेंशन करके दी है जो हमें स्वस्थ करे। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ डाइट चार्ट के पीछे पड़े होते हैं। हमें डाइट बता दो, हमें डाइट बता दो, हमें डाइट बता दो, खाना क्या है क्या नहीं खाना है बस हमें जल्दी से बता दो। मतलब दे हैव नथिंग टू डू विद डिटॉक्सिफिकेशन, नथिंग टू डू विद योर किचन नॉर्म्स, nothing you have to do for you with your lifestyle changes। बस खाना क्या है और क्या नहीं खाना है बस इतना बता दो, जैसे कि हम धरती पे सिर्फ खाने ही आए हैं, बस भोग लगाने आए हैं। हाँ, सो जस्ट अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले आपको क्यों समझाया आज, क्योंकि जब तक आप मेरे द्वारा दिए गए पंचकोश ट्रीटमेंट को समझेंगे नहीं ना, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ठीक कैसे होना है। नाउ एवरीथिंग इज इनसाइड दिस ह्यूमन बॉडी। जो आप और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है जितना देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, गहरे गहरे राज हैं। और इसमें अभी मैंने कुछ चीज तो इंक्लूड नहीं करी है, इसमें और भी कुछ बातें हैं, और जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा गहरी हैं कि समझा दी तो इधर से फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है, उसके लिए उस लेवल पे आना पड़ता है, तब वो गहरे राज समझ में आते हैं। सो योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, जिसमें हमने बताया कि आपकी हेल्दी रूटीन कैसी होनी चाहिए, सेकंड पेज पे आपका उठना, दांतों का केयर, आंखों का केयर, ऑयल मसाज, बेदिंग, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन और आपकी नींद। जब आपकी रूटीन अच्छी होती है, आपका दिन अच्छा गुजरता है। जब दिन अच्छा गुजरता है, आपका अगला दिन अच्छा है। ऐसे करते हफ्ता अच्छा है, फिर महीना अच्छा है, फिर साल अच्छा है, जिंदगी पूरी अच्छी। रूटीन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, रात को आ रहे हैं लेट, और लेट आर के लेट सो रहे हैं, लेट खा रहे हैं, लेट पी रहे हैं, सब कुछ ऐसा अस्त व्यस्त हो गया है। तो जब सारा कुछ अस्त व्यस्त होगा तो कैसे मैनेज होगा, कैसे आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे? इसलिए लाइफस्टाइल के ये चेंजेस मैंडेटरी है। देन व्हाट टू लीव एंड व्हाट टू अडॉप्ट, राइट। फिर गुड हेल्थ के लिए कुछ पॉइंट्स दिए कि विटामिन डी कैसे मिलेगा, पानी कैसे पीना है, और क्या क्या चीजें करनी है। सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। मेडिटेशन क्यों जरूरी है, योगा क्यों जरूरी है, सोने से 2 घंटे पहले खाना पीना खत्म कर लेना चाहिए, ऐसे बहुत। थर्ड पेज पे आपको वो पॉइंट्स लिख के दिए। देन व्हाट टू लीव एंड व्हाट टू अडॉप्ट। जनरली, इन जनरल आपको अपनी लाइफ में कौन सी चीजें छोड़ देनी चाहिए और कौन सी चीजें उसके ऑपोजिट अडॉप्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को अपनी किचन्स में टाटा नमक यूज करने की आदत है,
चीनी यूज करने की आदत है, रिफाइंड ऑयल यूज करने की आदत है, एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करने की आदत है, पॉलिश्ड बर्तन यूज करने की आदत है, टेरी को मतलब ये नायलॉन सिल्क और पता नहीं कैसे वो आजकल जो कपड़ा आता है जो ब्रीदेबल कपड़ा नहीं है वैसे वाले कपड़े पहनने की आदत है जिनमें से हवा क्रॉस नहीं होती, ऐसे प्लास्टिक से कपड़े पहनने की आदत है, नायलॉन जैसे और अजीब अजीब से कपड़े होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम आप दूसरों के घर जाते हो कुछ भी पी लेते हो, वो लोग क्या ऑफर करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑफर करते हैं, कुरकुरे रख देते हैं, चिप्स रख देते हैं खाने पीने के लिए, है ना, और अलग अलग तरह के जंक फूड और तले हुए भोजन आपके आगे रख देते हैं और आप वहां पे खा लेते हो, आइसक्रीम्स एंड ऐसी बहुत बहुत सारी चीजें। तो जैसे पॉलीएस्टर है, टेरिलीन है, ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए कि अच्छी जिंदगी जीनी है, अच्छी हेल्दी लाइफ जीनी है, तो ये वाले पॉइंट्स अगर चाहो तो अडॉप्ट करो। इसीलिए आई ऑलवेज टेल योर पार्ट 1 इज फॉर एवरीबडी इन योर हाउस। करना है करो, नहीं करना है आपकी इच्छा। हमारा फर्ज है बताना, हमारा फर्ज है देना, करना ना करना वो आपकी इच्छा है। देन कम्स योर, हमारे संस्कृत के बहुत सारे ऋषि मुनि जिन्होंने हमारे पंचकोशा ट्रीटमेंट के ऊपर बातें कही हैं, वो चीजें हमने आपको यहाँ पे लिख करके दी हैं। ये सूत्र है और इसका ये मतलब है, यानी कि आपके माइंड को ये समझ में आनी चाहिए कि हमें जो व्यक्ति ट्रीटमेंट दे रहा है वो हवा में तीर नहीं चला रहा है, वो ऐसे ही फोकट में कुछ नहीं दिया है। हमारे शास्त्रों में ये चीजें लिखी हुई हैं, उसका प्रमाण हमने आपको साथ में दिया है। अब आपने पढ़ा या देखा, कुछ लिखा तो है, संस्कृत से लिखी है, चलो छोड़ो कौन ही पढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा वाला रवैया है आपका तो यू आर गोइंग टू मिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप सोचो हमने कितनी किताबों का अध्ययन किया होगा जिसमें से ये कुछ पॉइंट्स निकाल करके लिखे जो इस पंचकोशा ट्रीटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। And then now it is important for you. So next comes your adopt these healthy habits to live a medicine free life. अगर आप अपनी जिंदगी में मेडिसिन को छोड़ना चाहते हैं उसके लिए हमने आपको कुछ पॉइंट्स दिए, जैसे कि सुबह जल्दी उठिए, लेट ना उठिए, हर रोज एक्सरसाइज कीजिए, सुबह की सनशाइन जरूर लीजिए, नेचर के साथ रहिए, आउटडोर में जाकर के खेलिए जरूर, क्रिएटिव माइंडसेट रखिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए अपनी लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, सोशल लाइफ को अच्छा रखें, अनकंडीशनल अनकंडीशनल प्रेम एक दूसरे को दें, लव एंड लाफ्टर, आपके अपने परिवार में लव एंड लाफ्टर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको मेडिसिन फ्री रखेंगी क्योंकि एक्चुअली ये सभी चीजें अपने आप में मेडिसिन हैं। मेडिसिन पत्तों में बंद नहीं आती हैं दोस्तों, मेडिसिन हमारे ही जीवन में हमारे आसपास खुली हुई हैं। अब आप उन्हें देख पाओ या नहीं ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थिंग थेरेपी, स्पेशली लिख करके दिया, साथ में पॉइंट्स लिख के दिए, अर्थिंग थेरेपी क्यों जरूरी है, अर्थिंग थेरेपी क्यों जरूरी है। सो इफ यू आर डूइंग द अर्थिंग तो आपको वो नेचुरली स्वस्थ रखेगा। अगर फर्स्ट पार्ट आपके हाथ में आया और उसके बावजूद भी आप अर्थिंग नहीं कर रहे हो देन इट्स ऑफ नो यूज स्पेंडिंग मनी एंड टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस पंचकोशा ट्रीटमेंट। क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लगता है, नंगे पांव धरती के संपर्क में जो व्यक्ति रहेगा उसकी जीवन की ऊर्जा अपने आप बढ़ती चली जाएगी। कोई मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं, कोई ताकत के इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं। जो ताकत धरती माँ दे सकती है वो आपका डॉक्टर आपके केमिकल्स में आपको किसी इंजेक्शन में नहीं दे सकता, ये मैं दावा कर सकती हूँ, आई कैन चैलेंज यू फॉर दिस। देन कम्स योर हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम ईएमएफ रेडिएशन। ये जो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, देन टेबलेट, है ना, फिर आजकल डिजिटल घड़ी, ये जितनी भी गैजेट्स हमारे आसपास हैं ये हमें हमारे अंदर ईएमएफ रेडिएशंस छोड़ते हैं जो हमारे शरीर को, हमारे मन को धीरे 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 इसकी एनर्जी चूस लेता है। सो हमारे तरफ से अकॉर्डिंग टू अस हर संडे डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए, सारे गैजेट्स कर दो बंद और संडे को रखो ऐसा दिन कि आज मुझे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बाहर नेचर में
कुछ तो करना है, आज काम नहीं करना, चाहे आज हमें बेशक खाना भी ना खाओ, कम खाओ, हल्का खाओ, हल्के फुल्के रहो उस दिन, या फिर अपना बिल्कुल फेवरेट्स खाओ और मंडे को रख लो ऐसा फास्ट वगैरह हल्का रख लो, और उस दिन डिजिटल डिटॉक्स करो, डिजिटल डिटॉक्स करके अपना एक दिन तो कम से कम ऐसा मनाओ, और हर दिन के भी कुछ घंटे ऐसे मनाओ जो आपके इस डिजिटल गैजेट्स के बिना हो, आप इनके आर्टिफिशियल तरंगों से दूर हो, ठीक है, बिकॉज हमारी बॉडी आर्टिफिशियल रहने के लिए नहीं है, ये नेचुरल रहने के लिए बनी थी। ये जो आर्टिफिशियल लाइट्स में हम बैठे हैं, ये भी हमारी एनर्जी को चूस लेती है, ये भी हमारे ब्रेन को धीरे धीरे इसकी शक्ति को चूस लेती है। तो वी आर मेंट टू बी इन द नेचुरल लाइट, नॉट इन द आर्टिफिशियल लाइट, एंड दिस इज वाई आई टेल यू, मैं अपनी जिंदगी में मैक्सिमम टाइम नेचर में बिताती हूँ, एंड वेरी लेस टाइम आई स्टे इन द आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। ये मेरी अपनी पसंद है। सो उसके लिए हमने कुछ ऑप्शंस दिए, वो ऑप्शंस भी आपको सारे लिख के दिए हैं। उसके बाद हमने पंचकोशा ट्रीटमेंट के बारे में भी लिख करके बताया कि पंचकोश क्या होते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू इट एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, राइट। सो उसके बाद हमने आपको अपना उद्देश्य बताया, वी एम एट ट्रांसफॉर्मिंग योर फैमिली इनटू अ हेल्दी फैमिली लिविंग हैप्पीली। ये हमारा उद्देश्य है। किम वेलनेस इज वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल, कि अगर एक व्यक्ति हमारे पास आता है, हमारा मकसद होता है उसके थ्रू हम पूरे परिवार को एक अच्छा स्वास्थ्य दे सके, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को भी अच्छी नॉलेज मिल गई तो अपने पूरे परिवार को चेंज कर सकता है। सो दिस रूटीन चार्ट इज फॉलोड बाय एवरीवन एट होम, as much as possible can make your life free from diseases, drugs and doctors, right? So next is the quote from my side, choose to move towards nature, choose Ayurveda to be your mentor, choose nature to be your healer, because health is in your own hands, right? अपने नेगेटिव थॉट्स को गिव अप करें, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करें, लाफ हार्टिली, दिल खोल के हंसें। मेडिटेशन आपकी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेंटल स्ट्रेंथ के लिए और माइंड को रिलैक्स रखने के लिए। उसके बाद हमने आपको इसी फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड 11 वीडियोस के लिंक दिए हैं। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट यूट्यूब पे लेके जाता है और वो वीडियो ओपन हो जाती है। अगर आपका मोबाइल पुराना है या आपके मोबाइल में अपडेशंस नहीं है, घर में किसी और मोबाइल पे चेक कर लीजिए, नहीं तो आप हमें कहिए कि हमें ये 11 लिंक्स प्रोवाइड कर दीजिए। एंड दैट्स द एंड ऑफ योर पार्ट 1। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट 2। So let's continue with the second part. And the second part of the treatment is guidance for detox, yogic cleansing, and your fasting. Right? Don't write here. Write in the chat box if you are on the treatment. Only then you can get the links. Okay, so guidance for the detox and the yogic cleansing. Now this whole second part shows you कि अपने शरीर की सफाई खुद कैसे करनी है, ठीक है। जल नेति अंडरस्टैंड कर लीजिए, जल नेति एंड रबड़ नेति, ये हमारे ईएनटी एरिया को क्लियर करता है और हमारे शरीर के कफ को बैलेंस करता है, एक्सेस कफ को बाहर निकाल देता है। दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन योर माइग्रेन्स, योर हेडेक्स, योर आपके ब्रेन के ऊपर काम करता है ये, इसलिए हम जल नेति और रबड़ नेति सिखाते हैं। एक बार व्यक्ति ने सीख ली, समय समय पे करते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए। अगर नहीं डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ के कर लीजिए, नहीं तो जिसको करनी आ गई और जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया वो समय समय पे करता रहेगा। और इसके लिए हम पूरी किट बना करके आपको देते हैं। आप हमसे पूरी कॉम्बो किट ले सकते हो जिसमें जल नेति, रबड़ नेति, आई कप्स होते हैं और ये तीनों से ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कुंजल क्रिया। कुंजल इज वमन, और कुंजल क्रिया करने से पेट से लेके यहाँ तक, पेट से लेके ऊपर का अपर जीआई ट्रैक पूरा क्लीन हो जाता है और ये हमारे पित्त को बैलेंस करता है। तो जिनकी बॉडी में पित्त ज्यादा रहती है उनको हम कुंजल क्रिया समय समय पर करने के लिए बोलते हैं। और इसको मेंशन किया होगा हमने आपके 5th या 6th पार्ट में। वहां पे एक पेज रहता है जिसमें हम बताते हैं क्रिया कौन सी करनी, बंद कौन सा लगाना, मुद्रा कौन सी लगानी, आसन कौन सा करना, प्राणायाम कौन सा करना, मेडिटेशन कौन सा करना है ठीक करने के लिए, ठीक है। देन कम्स योर थर्ड पार्ट, दैट इज लघु संप्रक्षालन, यानी कि पानी पीना है 8 से 12 गिलास, 10 गिलास, 12 गिलास
13-14 गिलास, जिसको जितना बॉडी एक्सेप्ट करती है, और फिर मोशन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और बॉडी पूरी क्लीन हो जाती है। तो जब हम लघु शंख प्रक्षालन करते हैं, उससे भी हमारी पूरी बॉडी फिट होने लगती है। और ऐसा नहीं है कि एक बार ही करने से पूरा शरीर ठीक हो जाएगा। आप जितनी बार पूछ के अंडर ऑब्जर्वेशन आप करते चले जाएंगे, बिकॉज कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ चीजें देखनी होती हैं। क्या व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है, क्या उसके अंदर ताकत है, क्या उसकी क्षमता है, क्या इस समय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप अंडर ऑब्जर्वेशन अगर हैं, अगर आप ट्रीटमेंट पर हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं कि आप मंथली गाइडेंस के ऊपर रहिए। तो जब जब आपको गाइडेंस चाहिए होगी, हम प्रोवाइड करेंगे, और हम आपको बताते रहेंगे कि यस नाउ इट्स द टाइम, आपको कर लेनी चाहिए। या फिर हम वैसे भी अपनी क्लासेस में भी मिनिमम वंस अ मंथ तो मैं भी साथ में करवाती हूँ सबको, या गाइड करके, या कई बार साथ में, कई बार वीडियोस के थ्रू, कई बार बोल करके कि इस दिन हम आज सभी मिलके डिटॉक्स करेंगे। तो ऐसे डिटॉक्स जब हम खुद को कर लेते हैं, तो शरीर का जितना भी कचरा है वो बाहर निकल जाता है, बॉडी थोड़ा हल्की हो जाती है। और एक क्लेंजिंग हो जाने से, नाउ व्हाट इज क्लेंजिंग? सपोज यू हैव आरओ एट होम, यस, सभी के घर में आरओ लगा हुआ है, सबके अंदर घरों में वाटर प्योरीफायर्स लगे हुए हैं। वाटर प्योरीफायर के अंदर एक फिल्टर रहता है। अब वो फिल्टर चोक हो जाता है किसी टाइम पे आके, तो आप सर्विस मैन को बुलाते हो, वो फिल्टर खोलता है, फिल्टर चेंज करता है, नया फिल्टर लगा के जाता है, या फिल्टर को क्लीन करके उसको दोबारा लगा के जाता है। तो सिमिलरली हमारे शरीर के अंदर फिल्टर लगे हुए हैं, किडनियां फिल्टर है, कचरा फिल्टर कर करके यूरिन बाहर निकालती है, ठीक है। और हमारे शरीर में से कचरा बाहर निकलता है, पसीने के थ्रू भी निकलता है, कफ के थ्रू भी निकलता है, लूज मोशंस के थ्रू भी निकलता है। तो बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर। खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, ऊल जलूल सोचते जा रहे हैं, अटपटा सोचते रहते हैं बैठ के, ये भी नहीं पता कि जो सोच रहे हैं वो भी भोजन ही है। ये नहीं पता है किसी को, वॉट वी आर थिंकिंग है दैट इज ऑल्सो फूड। And then what we are eating, that is also food for the body. What we are thinking, that is food for the mind. Everything is going inside. So जितनी चीजें हम खा रहे हैं अंदर, जितनी चीजें अंदर जा रही हैं, शरीर के अंदर कचरा भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। अब इसकी सफाई कब करोगे? जरूरी है कि किसी डॉक्टर, जरूरी है कि एक ही बार में ब्लास्ट करके डॉक्टर के पास जाके एडमिट होके कोई ऑपरेशन ही कराना है? नहीं। तो सोचिए, आप अपने जीवन में कमाई किस लिए कर रहे हो? गलत खा के, गलत जीवन जी के, गलत तरीके से अपनी जिंदगी को जी के, एक ही बार में 1 लाख 2 लाख का ऑपरेशन कराने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो? इज इट राइट? और थोड़ा थोड़ा साथ साथ में अच्छी नॉलेज लेके अपने आप को फिट रखने के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कि आप ट्रीटमेंट शुरू किया, नॉलेज ले ली, नॉट द इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज, नॉलेज ले ली, समझ में आ गया, अब करे जाओ अपने ऊपर काम, धीरे धीरे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ताकि बीमार ही ना हो। और अगर बीमार हो चुके हैं, फिर तो अपने आप को ठीक करने पे मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि गलतियां कर करके एक ही बार में जो लोग ब्लास्ट होते हैं, और फिर सीधा डॉक्टर्स के पास जाकर के ऑपरेशंस, और ये चेंज कराना है, अब वो चेंज कराना है, फिर ऐसी चीजें करनी पड़ती, राइट? सो वो एक विजडम नहीं है। विजडम ये है कि जीवन को ही इतने अच्छे तरीके से जियो कि एक ही बार में 1 लाख 2 लाख 10 लाख इस तरीके से ना खर्चने पड़े हॉस्पिटल्स में जाके। अदरवाइज ऐसी दशा दुर्दशा लोगों की होती है। गलत तरीका जीने का, गलत तरीका खाने का, गलत तरीका सोचने का, गलत तरीका है पूरे जीवन को जीने का, और फिर एक ही बार में जाके कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, और फिर जितना इकट्ठा किया सब लग जाता है, ठीक है। सो फॉर दैट इज लघु शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन हमारे शरीर के वात को, वाता जो है बॉडी में वात बढ़ जाता है, उसको बैलेंस करता है। सो जल नेति, रबर नेति, कुंजल एंड लघु शंख प्रक्षालन, ये तीनों कफ पित्त और वात को बैलेंस करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसलिए भी ये तीनों जरूरी है। टाइम टाइम पे जब आप इन्हें करते रहते हैं, आपका कफ पित्त वात जो है वो बैलेंस होता रहता है। अब ये सब चीजें आपको कोई एलोपैथी वाला तो नहीं कराएगा। और अगर नेचुरोपैथी में भी जाओगे ना, तो एक ही बार में 15 दिन का मिनिमम 80-90 हजार या 1 लाख लग जाएगा, 15 दिन का। कहीं भी पता कर लो, कहीं भी पता कर लो, लगना ही लगना है। सिर्फ 15 दिन का डिटॉक्स, एक्सपेंडिचर नियर अबाउट 1 लाख, और रिजल्ट उसके बाद फिर जीरो। क्योंकि ये घड़ी घड़ी करने की चीजें हैं, एक बार करने की चीज नहीं है।
इसीलिए हम ट्रीटमेंट एक बार देते हैं, घड़ी घड़ी नहीं देते। ये बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं कि अपने पीछे लगाए रखो, गोलियां देने के लिए बुलाए रखो, घड़ी घड़ी टेस्ट कराए रखो, फिर टेस्ट से उनको कमीशन मिलती है ना। ये समझो थोड़ा, मतलब यहाँ से दिमाग का काम लो और थोड़ा सा समझो कि आप कर क्या रहे हो और किस पद्धति पे चल रहे हो। और इसका फायदा तब है अगर आप ये अपने परिवार को समझा सको, ठीक है। नहीं तो अपनी पूंछ तो हमें सीधी करनी है, किसी की सीधी हो ना हो अपनी तो कर ही लेंगे। देन कम्स योर कपालभाति। नाउ कपालभाति विच इज नॉट अ प्राणायाम, इट्स अ क्लेंजिंग टेक्निक। जब आप कपालभाति करते हो तो शरीर की 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। देन इज योर त्राटका। नाउ त्राटक हमारे आंखों की क्लेंजिंग के लिए है, कपालभाति हमारी बॉडी की और माइंड की क्लेंजिंग के लिए है। एंड एनिमा, एनिमा इज फॉर दोज जो लघु शंख प्रक्षालन प्रॉपरली नहीं कर पाते तो उनको एनिमा करना चाहिए। जो एलएसपी कर ले उनको एनिमा की जरूरत नहीं है। या जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, बीमारी टू मच है, फिर एनीमा कर लेना चाहिए 21 दिन का, क्योंकि 21 दिन का एनीमा आपके शरीर के पूरे कचरे को बाहर निकालने में सक्षम होता है, ठीक है। यही चीज होम्योपैथी से होती है, लेकिन कब होगी ये हमें नहीं पता, ठीक है। होम्योपैथी मान लो आज आपने ले ली, कब आपको दस्त लगेंगे वी डोंट नो। वो आपकी मेडिसिन खुद ही डिसाइड करेगी, वो 2 साल में लग जाए, वो 3 साल में लग जाए, वी डोंट नो। लेकिन नेचुरोपैथी में हम इस तरीके से, नेचुरल तरीके से ये चीजें सफाई करवाते हैं बॉडी की, कि आज व्यक्ति प्रॉब्लम में है, उसको आज जरूरत है मदद की, तो उसको ये चीजें करवाई जाए ताकि उसका शरीर ठीक हो जाए, राइट। सो ये 6 क्रियाएं हैं। अब ये 6 की 6 क्रियाएं अलग अलग टाइम पे और अलग अलग बेनिफिट्स के लिए की जाती हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, देन वी हैव टोल्ड यू सेकेंड स्टेप इज फास्टिंग। पहले कर ली सफाई, सफाई कर लेने के बाद फिर हमें क्या करना है, अब करनी है फास्टिंग। फास्टिंग करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं? एज आई एम डूइंग फास्टिंग, फास्टिंग दो 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 कारणों से की जाती है। नंबर 1, फास्टिंग की जाती है शरीर को शुद्ध करने के लिए। नंबर 2, फास्टिंग की जाती है बॉडी के सिस्टम को रेस्ट देने के लिए। नंबर 3, फास्टिंग की जाती है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। फास्टिंग का और कोई मकसद नहीं होता, इससे तन और मन की शुद्धि, तन और मन को थोड़ी शांति, रिलैक्सेशन, अवकाश, छुट्टी देनी होती है और अपने आप को डिटॉक्स करना होता है फास्टिंग के थ्रू। इसीलिए नेचुरोपैथी में कहा जाता है लंघम परम औषधि, फास्टिंग सबसे ऊपर की औषधि है। इसलिए ऋषि मुनि सालों साल तपस्या करते थे बिना खाए पिए और एकदम स्वस्थ, एक टांग पे खड़े हैं, जटाएं ऊपर बांधी हुई हैं, खड़े हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के जाप से ही इतनी ताकत मिल रही है, खाने की जरूरत ही नहीं है। और आप लोग क्या बोलते हो, हाय मैम एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी नहीं आ जाएगी? ऐसे ऐसे पूछते हैं मेरे को फोन करके, हंसी आती है मेरे को जब पूछते हैं, हाय अच्छा कल का दिन रोटी नहीं खानी, कमजोरी नहीं आ जाएगी मेरे अंदर? मतलब ऐसे लगता है जैसे प्राण ही सूख गए कि एक टाइम की रोटी नहीं खाई तो। यहाँ मुझे, even in my practice now today is like 9th day, I have not eaten any hard food, नहीं खाया है, अन्न नहीं खाया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा हल्का लग रहा है, ऐसे लग रहा है हल्के है, उड़ रहे हैं हवा में, ऐसी फीलिंग आ रही है। मेरे को पीछे याद है मैंने 1.5 महीना रोटी नहीं खाई थी, ना सब्जी खाई थी ना रोटी खाई थी, पका हुआ कुछ खाया ही नहीं था 1.5 महीना। वो दैट वाज नेचुरल, अंदर की अर्ज थी, जिस दिन जब अंदर से आया कि अब खाना है तो खा लिया था। So when that happened, it gave me a next level energy. फास्टिंग से एक्चुअली एनर्जी आती है। अब मैं आपको फास्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। व्हाट इज फास्टिंग? हमारे शरीर के अंदर ये जो आप अन्नमया कोशा देख रहे हो ना, दिस बॉडी जो आप देख रहे हो, इसके अंदर कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, न्यूट्रिशंस है, अंदर न्यूट्रिएंट्स है, अलग अलग वाइटामिन है, मिनरल्स है, ठीक है। जब शरीर के अंदर हमारे पूरे सिस्टम को खाने के लिए भोजन मिल जाता है तो वो उसको खाने लगता है, ऐसे बैठा है, हम उसका काम है खाना, उसको खाने के लिए चाहिए, वो जिन है, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ खाना है। आप भोजन दे दोगे वो भोजन चबा के खा जाएगा, पचा जाएगा और उससे भी एनर्जी मिलती है। जिसके शरीर के अंदर बीमारी होती है, जिसके शरीर के अंदर दोष होते हैं, जब आप फास्टिंग करते हो, अन्न नहीं देते हो, फिर वो ढूंढता है शरीर के अंदर और क्या पड़ा है, किधर पड़ा है, फिर जहां जहां बीमारी पड़ी होती है वो उसको जाके खाने लगता है। अच्छा मुझे अब यहाँ से मिल जाएगा, ऊपर से तो कुछ नहीं आ रहा है, मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं दे रहा है, अब अंदर जहां जहां छुपा के रखी है ना बीमारी,
वहां क्या है, टॉक्सिन्स हैं, वहां क्या है, फैट है, वहां क्या है, कार्ब्स हैं। वो वहां से खाता है, ऐसे पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के खाता है हमारा सिस्टम। तो बीमारी खत्म हो जाती है अंदर से। दैट इज व्हाट हैपेंस विद फास्टिंग। एंड व्हाट वी थिंक कि फास्टिंग करने से तो मर जाएंगे, फास्टिंग करने से तो जान निकल जाएगी, हाई फास्टिंग कर ली तो प्राण सूख जाएंगे, हाई फास्टिंग कर ली तो पतले हो जाएंगे, फिर लोग क्या कहेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। दैट इज योर माइंड सेट, दैट इज योर माइंड सेट। अब उस माइंड सेट के साथ फास्टिंग करोगे तो वही होने वाला है। लेकिन जो मैं बता रही हूं इस माइंड सेट के साथ करोगे तो फिर जो मैं कह रही हूँ वो होने वाला है, फायदा मिलने वाला है। इसीलिए हम बोलते हैं जब लूज मोशंस लगते हैं हम कहते हैं खुशी मनाओ। ये तो खुशी की बात है, लूज मोशन लगे हैं तो खुशी की बात है कि बुखार चढ़ा है, खुशी की बात है नजला जुकाम हो रहा है। शरीर का नेचुरल कॉन्सेप्ट है ये, मेरा और डॉक्टर तनवर जी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आयुर्वेद में लिखा है, ये नेचुरोपैथी में भी लिखा है, ये होम्योपैथी में भी लिखा है, ये हमारे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। अब क्योंकि हमें वो सब पता नहीं है तो हमें लगता है ये तो ये दो लोग बोल रहे हैं, है ना, या और जितने बोल ऐसे लोग हैं जो नेचुरोपैथी और ये सब कराते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं, नहीं, वो लोग नहीं बोल रहे हैं। दीज आर द एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स। अब आप सोचो, एक कॉमन सी बात सोचो, जिसने ये शरीर बनाया, उस परवदिगार ने, उस परमात्मा ने इंसान को धरती पे जब भेजा तो उसने साथ में स्कॉलर्स भेजे, ऋषि मुनि भेजे, जिन्होंने इसी दुनिया का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, मेडिटेशन में बैठ के वो चीजें निकाल के हमारे सामने रख दी कि आने वाला मानव इनको पढ़ेगा तो उसको पता होगा कि मैंने अपने शरीर को ठीक कैसे रखना है। लेकिन सो सॉरी कि हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम था, वो मकौले और फॉरेन के ब्रिटिशर्स जब आए वो भंग करके चले गए, क्योंकि उनको पता था हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई गई, स्क्रिप्चर्स को जलाया गया। क्यों? ये सारी नॉलेज उन्हीं में थी। अब हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं है, ये तो अभी आधी नॉलेज है। सोचो जो जल के राख हो गया है उसमें कितनी नॉलेज थी। तो आज अगर आप लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजकर बहुत फक्र महसूस करते हो ना, तो मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को भेज करके उन्हें रोबोट्स बना करके फक्र महसूस करना। मैं कहती हूँ भेजना है तो गुरुकुलों में भेजो। अगर आप एक समझदार माँ बाप हो, आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजोगे। और अगर आप एक सिर्फ ऊपर के स्तर पे जीने वाले लोग हो तो आप उनको अंग्रेजी स्कूलों में भेजोगे। क्योंकि बेल्ट पहनना हमारी संस्कृति नहीं, टाई लगाना हमारी संस्कृति नहीं, बंद बूट पहन करके सारा दिन जूता पहन के किताब हाथ में लेना ये हमारी संस्कृति नहीं, ये अंग्रेजों की संस्कृति है। और संस्कृति नहीं कह सकते उन्हें, ये उनका एक कल्चर है, ये उनका कल्चर है, ठीक है। और उस कल्चर को भारत में लाया गया है क्योंकि भारत को बर्बाद करना है, इसलिए इसके पीछे एक पूरा षड्यंत्र है। तो मकौले जाता हुआ ये कह गया था कि भारत को अगर खत्म करना है, इनकी दो चीजें खत्म कर दो। नंबर एक, इनका खान पान, और नंबर दो, इनका एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि जिस देश का एजुकेशन सिस्टम और खान पान बिगड़ गया उसकी तो पूरी जनरेशन खराब होनी होनी है। और इसीलिए आप देख लीजिए आज हमारा भारत पतन की ओर जा रहा है। ना तो लोगों की हेल्थ अच्छी है, ना लोगों की सोच अच्छी है, और ये दोनों के कारण तहस नहस हो रहा है भारत। अब इसको बचाएगा कौन? आप और मैं। हम जैसे लोग ही आगे आगे इसको बचा सकते हैं, वरना इस पतन को कोई रोक नहीं सकता। राइट? सो हेयर कम्स द फास्टिंग, जिसमें हमने आपको दी है 5 दिन की फास्टिंग मिनिमम। इसको आप 7 डेज तक लेके जा सकते हो, आप इसको 2 दिन रख सकते हो, आप इसको 1 दिन रख सकते हो। फास्टिंग के साथ एक और ये वाली फास्टिंग है मेजर फास्टिंग। व्हेन यू स्टार्ट द पंचकोशा ट्रीटमेंट गिवन बाय मी, उस समय आपको डिटॉक्स के बाद ये फास्टिंग एक बार करनी है। उसके बाद आप ये फास्टिंग 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल में एक बार कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे 2 फास्टिंग कीजिए, या तो हफ्ते में 1 दिन उपवास रखिए, या 15 दिन में एक बार एकादशी का फास्ट रखिए। अब ये फास्ट आपको शरीर को रिलैक्सेशन देगा, ये फास्ट आपके शरीर को रेजुविनेट करेगा, ये फास्ट आपकी बॉडी को पुनःवृत्ति देगा। तो जब ये चीजें होंगी आप एक सुख महसूस कर सकते हैं जीवन में, और आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी।
इसका लाइव एग्जाम्पल हम सबकी जिंदगी में है। हम रोज सोते हैं, सोने के बाद हम जब उठते हैं तो ताकत बढ़ती है कि घटती है? बताओ, एवरीबडी टेल मी। सोने के बाद जब आप सुबह उठते हो, अगले दिन काम करने की क्षमता बढ़ती है कि घटती है? बताइए, एवरीबडी टाइप इन द चैट बॉक्स। रेस्ट करने के बाद ताकत बढ़ती है कि घटती है? हम्म। तो जब आपके शरीर को रेस्ट मिलेगी, उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? सोचो। फास्टिंग करने से, डिटॉक्सिफिकेशन करने से हमारी ताकत बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिंदगी जीने का तरीका और अच्छा हो जाता है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो वो बेचारा रोज घसे जा रहा है, रोज ठुसे जा रहा है, रोज खाए जा रहा है, रोज काम करे जा रहा है। आप लादते रहते हो बेचारे को, हर टाइम लादते रहते हो। सुबह हो गई, कुछ डाल दो, दोपहर हो गई फिर डाल दो, शाम हो गई फिर डाल दो, रात हो गई फिर डाल दो, सोते हुए फिर डाल दो। बेचारा शरीर कहेगा, हे प्रभु, इतना कुछ आ गया है खाने के लिए, मैं कहाँ जाऊं? यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ व्हाट बॉडी इज सेइंग, यू आर जस्ट थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ। ये पापी मन अपने बारे में सोचता है, बेचारे शरीर के बारे में तो सोचता ही नहीं है। इसी कारण फिर और ऊपर से क्या करते हैं, एलोपैथी में जाते हैं, डॉक्टर्स की बात मानते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। अब मेरे टेस्ट में ये आया, ये ऊपर आया, ये कम आया, ये ज्यादा आया। कोई काम का नहीं है, मेरे लिए कोई काम का नहीं है, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ मनी। और इसके लिए सबके पास पैसा है। आप अभी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओगे, 1,000 रुपए की पर्ची कटाओगे और अंदर जाके 2,000 की दवाई भी ले आओगे और 5,000 के टेस्ट करवाओगे। इसके लिए सबके पास पैसा है, पता है? सबके पास पैसा है। लेकिन जब हम बोलते हैं क्लास कर लो, मेडिटेशन कर लो, योग कर लो, प्राणायाम कर लो, तो बोलते हैं बड़ा एक्सपेंसिव है। यू नो व्हाई? वही बात कल वाली आ गई। 15-20 लाख की गाड़ी महंगी नहीं लगती, लेकिन घर में लगा हुआ पानी का फिल्टर अगर 2.5 लाख का लगवाना पड़ जाए, वो सबको महंगा लगता है। क्योंकि गाड़ी तो चलनी है, लोगों को दिखनी है ना? लेकिन फिल्टर तो लोगों को नहीं दिखाई देगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, फिल्टर आपके शरीर को दिखाई दे रहा है। वो अच्छी चीज, एक अच्छा भोजन, एक अच्छी दिनचर्या, एक अच्छी रूटीन आपको स्वस्थ करने के लिए है। और बाहर की चकाचौंध आप कितनी भी दिखा लो कि घर बड़ा है, फर्नीचर अच्छा है, गाड़ी बड़ी है, लोगों को देखेगी, लोग वाह वाह करेंगे, फिर मुझे बड़ा आनंद आएगा, इससे आपके शरीर को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। टेम्पररी बेनिफिट मिलेगा, मन खुश होगा, अच्छा लगेगा, आपको टेम्पररी बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कुछ करना है तो पहले अपने ऊपर कीजिए, पहले इस घर को अच्छा कीजिए, पहले इस गाड़ी को अच्छा बनाइए, फिर बाहर का घर और गाड़ी अच्छा बनाइए। ठीक है? जैसे आप बाहर के घर और गाड़ी में करते हैं ना डेकोरेशन, ये वो सब करते हैं हम, घर घर और गाड़ी का डेकोरेशन। अपने घर और इस घर और गाड़ी का पहले डेकोरेशन कीजिए, पहले इसका अच्छा सा कर लीजिए कि मेरा शरीर तंदुरुस्त, मेरा शरीर स्वस्थ, मेरा शरीर एकदम अच्छा, नया सा, ताजा सा, सुखी सा, और मेरे को इस शरीर में रह के बहुत मजा आ रहा है। जब ये चीज होगी ना, तब करिए बाहर के जितने काम करने हैं। जितना कमाना है कमा लो, जितना इकट्ठा करना है कर लो, जितना दिखाना है दिखा लो, वो बाद में करो, पहले इधर काम करो। राइट? सो देन अगेन वी हैव वीडियोस फॉर दिस पार्ट। और इस पार्ट की वीडियोस भी हमने साथ में दे रखी हैं। अगेन, इफ यू आर नॉट एबल टू ओपन अप द लिंक्स, तो प्लीज हमसे ये वीडियोस भी आप मांग लीजिएगा, कह दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। राइट, देन कम्स योर थर्ड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन माई, मेरी नजर में, लेकिन लोग इसको हल्के में लेते हैं। Now the third part is guidance for food and food choices. Open up your third part, everybody. Third part खोल लीजिए. Open up your third part. Yippee! Yes, let's go. So the third part. मेरे को भी एनर्जी लेनी पड़ती है बीच बीच में, कब से बोल रही हूँ। ओके।
So the third part is guidance for food and food choices, and this is very very important. Why? क्योंकि ये गलतियां मैंने अपनी किचन में देखी। जब हमारे अपनी किचन में गलतियां देखी और जब मेरे को नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब पता चला, योग के बारे में ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, ये सब चीजों को पढ़ा, अध्ययन किया, तो यार सोचा कि कितनी गलतियां करते हैं हम तो डेली बेसिस पे। और जब इतनी सारी गलतियां होती हैं तो लोग कितनी गलतियां करते होंगे अपनी किचन में। दैट इज व्हाट इवन हैपनिंग एट यू नो ये पार्टीज में, शादियों में ऐसी बहुत गलतियां होती हैं। ऑपोजिट फूड कॉम्बिनेशंस रखे होते हैं खाने के लिए, और इसीलिए ज्यादातर देखा गया है कि पार्टीज एंड शादी ब्याह की पार्टीज के बाद लोग बड़े बीमार होते हैं। अब किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, किसी को खांसी हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, ऐसी ऐसी चीजें होती रहती हैं लोगों के साथ। सो आपकी किचन में, आपके घर में गलतियां ना हो, उसके लिए हमने आपको थर्ड पार्ट दिया, जो कि मरीज के लिए, एक पेशेंट के लिए, एक व्यक्ति जो बीमार है उसके लिए जरूरी तो है ही, लेकिन बेचारे बाकी सदस्य घर वाले उनको क्यों छोड़ना, उनका भी थोड़ा भला हो जाना चाहिए, इसलिए हमने ये थर्ड पार्ट बना के दिया। कि सबसे पहली डाइट से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो लिख दी हमने। सेकंड नंबर पे ये बताया कौन से फूड अल्कलाइन होते हैं, कौन से एसिडिक होते हैं। अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी एसिडिक है तो एसिडिक फूड्स को अवॉइड कीजिए, अल्कलाइन फूड आप अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। एंड यू शुड एक्चुअली जस्ट नो, दिस इज फॉर द नॉलेज, दिस इज नॉट द इंफॉर्मेशन, दिस इज द नॉलेज गिवन टू यू कि ये अल्कलाइन फूड है, ये क्षारीय है और ये एसिडिक है। एंड देन कंपैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस, कौन से फूड आइटम्स एक दूसरे के साथ लिए जा सकते हैं, और उसके बाद कौन से फूड आइटम्स एक दूसरे के साथ नहीं लेने चाहिए। तो वो चीजें हमने लिख करके दी हैं जो ज्यादातर अक्सर करके आजकल लोग गलतियां करते हैं। और फिर बच्चे बोलते हैं, घर से बच्चे बाहर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, हॉट सिजलिंग चॉकलेट खानी है। हॉट सिजलिंग चॉकलेट, नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हॉट सीजनिंग चॉकलेट, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, उसके ऊपर गरम गरम चॉकलेट। अब ये हॉट एंड कोल्ड का कॉम्बिनेशन हमारे पेट का कर देता है सत्यानाश, और हम ऊपर से कर देते हैं उसका सवा सत्यानाश। तो इससे क्या होता है, फिर लड़कियां बोलती हैं मम्मा पीसीओडी हो गया है। होना ही है, आपका तो खान पान ही गलत है, आपका लाइफस्टाइल गलत है, आप ऑफन गलतियां करते हो, तो फिर पीसीओडी बेचारी क्या करे। तो इस तरीके से ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं। अभी अभी स्पाइसी फूड खाया है, ऊपर से मीठी मीठी खीर खा रहे हैं। टाइम दे दो यार, थोड़ा स्पेस दे दो, लंगर खा लिया, थोड़ा टाइम दो। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, मैंने गुरुद्वारों में गलतियां होती देखी हैं, मैंने सत्संगों में गलतियां होती देखी हैं, लंगरों में गलतियां होती देखी हैं। अभी अभी खाना परोसा है, नाल ही साथ ही खीर उसके साथ ही तुरंत खीर आ जाती है। दूध वाली किसी भी आइटम को नमक के साथ नहीं लेना होता, और भोजन खत्म करने के कुछ देर बाद ही मीठी चीज लेनी होती है, खासकर दूध वाली आइटम। गुलाब जामुन वगैरह हो तो फिर भी चल जाता है। तो लेकिन ऐसी गलतियां होती हैं, और आपको पता है कि शादियों में, ब्याहों में, पार्टीज में, गेट टुगेदर्स में तो ऐसी गलतियां अक्सर होती हैं। तो अगर ये गलतियां अक्सर होने लगेंगी तो शरीर बेचारा तो सफर करेगा ही, तो उसके लिए हमने वो दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है बीवरेजेस, लिक्विड डाइट के ऑप्शंस। और ये लिक्विड डाइट के ऑप्शंस जिसको जैसी बीमारी है, जैसी प्रॉब्लम है, उसी की तरह की होगी। लिक्विड डाइट के हमने काफी सारे ऑप्शंस दिए कि अगर आप कोई बीमारी को जूझ रहे हैं तो आपको ये लिक्विड के ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर और ऑप्शंस भी हैं आपके पास, क्योंकि ऐसे तो मेरे पास पूरी की पूरी रेसिपी बुक है, अब मैं रेसिपी बुक छाप दूं क्या आपके लिए? ऑलरेडी ट्रीटमेंट इतना लंबा चौड़ा है, हम इससे ज्यादा रेसिपीज क्या देंगे। लेकिन अगर कहीं कुछ है तो यस वी कैन प्लान समथिंग लेटर कि मैं रेसिपीज पे भी एक क्लास ले लूं, अलग अलग रेसिपीज सिखा दूं, विल कम टू दैट ऑल्सो। लेकिन बीवरेजेस हमने दिए कि ये चीजें अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, ये वाले ड्रिंक्स शामिल करेंगे, तो आपको अच्छी हेल्थ देंगे। देन कम्स योर ग्रीन लीव्स जूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरे ग्रीन लीव्स का जो जूस है, ये हमारे बॉडी की रिपेयर करता है, और ये बेहद जरूरी है। लेकिन इसको लेना कब है दोस्तों? सर्दी में कम लेना, पानी बॉयल करके फिर यूज करना। गर्मी में भरपूर लेना, बरसातों में बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है? और लेने के बाद अगर शरीर को कोई तकलीफ आए, तो अगर आप हमारे ट्रीटमेंट पर हैं, अगर आप मंथली गाइडेंस ले रहे हैं, तो आप हमसे कनेक्ट करें।
आप अपने डाउट्स को क्लियर करें, पूछें, बिकॉज हर एक की बॉडी का रिएक्शन हर एक चीज के प्रति अलग होता है और कोई भी डॉक्टर आपके शरीर के अंदर घुस करके रिएक्शंस को नहीं समझ सकता। ये रिएक्शन होने के बाद ही पता चलता है कि इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। तो जब आपको कोई कष्ट आता है तो हम तुरंत उसका निवारण देते हैं, हम उसका आपको एक बताते हैं कि इसके लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है। देन कम्स योर रेसिपी फॉर वेजिटेबल जूस। होममेड हर्बल टी दी है, सूप के लिए ऑप्शंस दिए हैं, फिर उसके बाद हमने आपको स्नैक्स के ऑप्शंस दिए हैं। एंड अगेन आई हैव रिटन वन लास्ट, गेट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। उसके लिए एक मैंने एक रिकमेंडेशन दी है कि आपके अपने घर में तुलसी, पुदीना, कड़ी पत्ता, एलोवेरा, गिलोय, अपराजिता, परिजात ऐसे पौधे जरूर लगाएं। तुलसी पुदीना आपके हर्बल टी में डलेगा, कड़ी पत्ता आप रोज खाएंगे तो आपको कैल्शियम मिलेगा, एलोवेरा की मसाज चेहरे पे कीजिए, बालों पे कीजिए, आर्थराइटिस है तो खा लीजिए, गिलोय अगेन लगी होगी तो कूट पीस कर आप उसका जूस पी सकते हैं और बुखार वगैरह में यूज कर सकते हैं, अपने घर से बाहर जाके ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अपराजिता भगवान जी को इसके फूल चढ़ते हैं और वहां से जब फूल सूख जाए तो उठा के रख लीजिए, उसको चाय में डाल दीजिए। परिजात अगेन आर्थराइटिस में बहुत काम करता है और परिजात के जो फूल है वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। तो ये प्लांट्स भी हमने बोले हैं कि आप घरों में लगाएं, अपने घर को हरा भरा रखें। उसके बाद हमने आपको इसकी भी वीडियोस दी हैं। देन कम्स योर पार्ट 4, और पार्ट 4 की सभी चीजें आपके ट्रीटमेंट के अनुसार, आपकी बीमारियों के अनुसार होंगे। ये आपको कॉमनली इसको फॉलो कैसे करना है मैं उसको बताऊंगी, एंड रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। और जिसको पार्ट 4 में दिक्कत हो वो आप 1 to 1 अपने डाउट्स हमसे क्लियर करना। अब मैं पार्ट 4 बताना चाहूंगी। अब यहाँ सबसे पहली चीज, हमने पार्ट 4 को इस तरीके से बनाया है जिसमें हमने 6 सीजन्स को कवर किया है। मेंशन किया होता है उसमें कि गर्मियों में ये चीजें ले लो, सर्दियों में ये ले लो। ये भी मेंशन करते हैं हम कि अगर आपका शरीर गर्म है तो, और अगर आपको वात वात रोग है तो गर्म चीज खानी पड़ेगी, लेकिन अगर गर्म चीज से प्रॉब्लम होती है तो थोड़े दिन के लिए साथ में ये ऐड कर लो। तो इस तरीके के हमने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलरली इस पेज पे इस पॉइंट का समझ में नहीं आया। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट पेज पे हम स्पेशली देते हैं कि सुबह उठने के बाद लेने वाली चीजें, इसको हम आपके कफ, पित्त और वात के अनुसार देते हैं। जिसका पित्त बढ़ता है तो हम ऑपोजिट देते हैं, जिसका वात बढ़ता है तो उसको उसके अनुसार देते हैं, जिसकी बॉडी में कफ होता है उसके अनुसार देते हैं। फिर उसके बाद नाश्ते के ऑप्शंस देते हैं, आपको जूसेस के ऑप्शंस देते हैं। नाश्ते के ऑप्शंस दिए हैं, मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे फॉलो करना है। उसके बाद आपको दोपहर के भोजन के ऑप्शंस दिए हैं, फिर संध्या काल में कुछ ऑप्शंस दिए हैं और फिर रात्रि भोजन के ऑप्शंस दिए हैं। नाउ लेट मी टेल यू, देयर आर 3 systems टू फॉलो योर डाइट, ठीक है। कोई व्यक्ति है घर रहने वाला, कोई है स्कूल जाने वाला, कोई है जॉब पे जाने वाला, कोई है वृद्धावस्था में बुजुर्ग है, और कोई छोटा है, कोई जवान है। जो जैसा व्यक्ति है और जिसका जैसा माइंड सेट होता है उसकी भूख भी वैसी ही होती। जिसने घर रहना है, किचन का एक्सेस ऑल द टाइम है, आप कभी भी खा सकते हो। जिसने बाहर जाना है, डब्बा बंद करके लेके जाना है, उसका सिस्टम और तरह का है। जिसने खा के जाना है और आके खाना है, उसका सिस्टम और तरह का है। लेकिन यहाँ पे 3 डाइट सिस्टम्स हैं जो हम अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं समय समय पर। अब सारा साल तो एक ही जैसा खाना नहीं ना खा सकते, अब सारा साल तो एक ही तरीके से नहीं खा सकते। तो इसमें 3 सिस्टम कौन से हैं? वन सिस्टम इज, समझ लीजिए ध्यान से, मॉर्निंग में आपने सुबह करने वाली सारी चीजें कर ली, औषधियां ले ली, उसके बाद आपने फ्रूट्स, नट्स ले लिए, फिर जूस ले लिया, या आपने पहले वेजिटेबल जूस ले लिया, फिर फ्रूट्स ले लिए, नट्स ले लिए, ठीक है। ये आपका मॉर्निंग का हो गया। लेकिन जिसको एसिडिटी होती है, गैस बनती है, वो इन चीजों पे नहीं रह सकता, उसको इसके साथ फूड, दूसरा सॉलिड फूड भी चाहिए, तो उसको सॉलिड फूड खाना चाहिए साथ में, ठीक है। देन उसके बाद आ गया आपका लंच। मैं अभी 3 डाइट सिस्टम बता रही हूँ कि दिन में 3 बार खाने का जो सिस्टम है। 3 ऑप्शंस, फर्स्ट वन आई एम टेकिंग, जिसमें सबसे सुबह आपने औषधियां कर ली,
जूसेस ले लिए, फ्रूट्स ले लिए, नट्स ले लिए, सीड्स ले लिए, ठीक है। अगर खाना अभी भी खाने की इच्छा है तो फिर कुछ सॉलिड खाना खाओ, ठीक है, भूखे मत रहो, सॉलिड खाना खाओ। फिर आ गया आपका लंच। अगर आप लंच भी करते हैं, अगर आपकी बॉडी को लंच की आदत है और लंच के बिना आप नहीं रह सकते, तो ये वाले सिस्टम में आपको लंच में सबसे पहले थोड़ा सा सैलेड खाना है और उसमें अदरक जरूर खाना है। सैलेड होता है कच्चा, उसमें होता है पानी का कंटेंट। सैलेड खा के, कच्चा खा के ऊपर से अगर आप रोटी खाओगे तो वो तो पचने नहीं देगी उसको। तो सैलेड में आपको थोड़ी कच्ची हल्दी, अदरक, ये खाना पड़ेगा। और जब आप इसको लोगे तो वो आपके अग्नि को प्रदीप्त कर देगा। तो जब अग्नि प्रदीप्त होगी और आप भोजन करोगे तो भोजन अच्छे से पचेगा। उसके बाद गुड़ और सौंफ या अजवाइन, इसकी फाकी ले लीजिए और थोड़ा सा अच्छे से चबा के खाइए। जिनको ब्लोटिंग होती है तो आई ऑलवेज टेल कि हींग, काला नमक और अजवाइन चबा के खाइए। एंड उसके बाद आपका आ गया इवनिंग। इवनिंग में कुछ लेने की इच्छा है तो मखाने और आपका हुंजा टी, हर्बल टी है, वो ले लीजिए। और रात्रि में टेक ओनली सूप, ठीक है, या खिचड़ी या दलिया या सूप, ऐसी चीजें अकॉर्डिंग टू योर डाइट चार्ट। रिमेंबर, मैं ना तो सिर्फ आरए का डाइट चार्ट बता रही हूँ, ना ही मैं कोई दूसरा थायराइड का डाइट चार्ट बता रही हूँ। डाइट चार्ट आपका जो आपके पास है, उसको फॉलो कैसे करना है वो बता रही हूँ। जब आपको 3 बार खाना है तो आपको तीनों ऑप्शंस दी हुई हैं खाने की। तीनों ऑप्शंस को आप अच्छे से देख करके, समझ करके यूज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन कम्स मॉर्निंग में ओनली फ्रूट्स एंड योर जूसेस, ठीक है, औषधियों के बाद। दोपहर को आप खा रहे हो फुल मील, पका हुआ प्रॉपर मील। और उसके बाद शाम को आप सूप ले लो एंड देन चाय वगैरह लेके, चाय के साथ 2 डेट्स ले लो हर्बल टी के साथ, एंड देन यू कैन गो टू स्लीप। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज यू आर टेकिंग 2 मील्स। मॉर्निंग में सुबह सुबह आपने थोड़ा सा कुछ अपनी औषधियां ले ली, उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट खाया और एक मील प्रॉपर ले लिया 11 बजे के आसपास। जो व्यक्ति 11 से 12 के बीच में खाएगा, उसका सेकंड मील फिर कितने बजे होगा? 5 से 6 के बीच में, ठीक है। इफ यू आर फिनिशिंग योर ब्रेकफास्ट बाय 12, फ्रूट्स भी खा लिए, जूसेस भी ले लिए, एंड देन प्रॉपर एक मील खा लिया। लंच 1 बजे, 2 बजे नहीं करना है, 3 बजे नहीं करना है। फिर सीधा 5:30, 6, 6:30 बजे सेकंड मील कर लो और सोते हुए हर्बल टी पी लो अगर इच्छा है तो, अदरवाइज जस्ट पानी एंड जस्ट गो टू स्लीप। तो 2 मील सिस्टम। सो फर्स्ट इज 3 मील सिस्टम, सेकंड इज 2 मील सिस्टम, एंड थर्ड इज 1 मील सिस्टम। कि कोई, किसी की आदत ऐसी भी हो सकती है कि सुबह आपने फ्रूट्स, सैलेड्स, जूसेस, नट्स, सीड्स, औषधियां सब मॉर्निंग में ले लिया, दोपहर को रज के खा लिया और शाम को सिर्फ सूप ले लिया, ठीक है, या हल्का सा वेजिटेबल सौते करके खा लिया और उसके बाद अन्न नहीं लिया। तो या तो आप 3 बार अन्न लेते हो, या 2 बार लेते हो, या 1 बार लेते हो। अब इस पर एक आयुर्वेद का सूत्र है, जो 3 बार खाए वो भोगी, जो 2 बार, जो जो 3 बार खाए वो रोगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 1 बार खाए वो योगी। योगी लोग एक दफा खाते हैं दिन में। जो आम आम लोग हैं, आम जनता, सारे आम लोग हैं ज्यादातर, भोगी 2 बार खाते हैं दिन में। और जो रोगी है वो 3 टाइम खा रहा होता है, ठीक है। क्योंकि रोग खत्म करने की तो बॉडी को चांस ही नहीं मिल रहा। खाना ही खाने के लिए इतना कुछ है, वो बेचारा बीमारी को कहाँ खाएगा शरीर बैठ के। बीमारी ऐसी कैसी पड़ी रहती है, खाना अंदर आता रहता है, खाना चबता रहता है, खाना पचता रहता है, खाना बाहर जाता रहता है, शरीर के अंदर रोग वैसे का वैसे पड़ा रहता है। वही बॉडी, वही सिस्टम रोग को कब खाएगा? जब आप उसको फूड नहीं दोगे। वो कब होगा? when your mind is prepared for that. If your mind is not prepared for fasting and detoxification, you cannot do this जबरदस्ती with your body. इसीलिए पहले मन है फिर तन है, ठीक है। ऊपर से भी जब शुरू करते हैं तो पहले यहाँ ब्रेन है, मन है, उसके बाद बॉडी है, ठीक है। तो इसके लिए ना मन की प्रिपरेशन होती है, ये चीजें जबरदस्ती नहीं होती कि हाँ जी डाइट चार्ट दे दिया अब इसी के अनुसार चलना है, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट, ओनली देन यू कैन फॉलो इट, राइट। अब इसके साथ एक और बात आती है, कह तो दिया हमने लंघनम परम औषधि। अब बेचारा लंघनम करने वाले की तो लार टपकती रहे चीजें देख देख के,
ऐसा लंघनम करने का कोई फायदा नहीं है। आप पहले खा के अपनी तृष्णा पूरी कर लो, लंघन का जब टाइम आएगा तब करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, ना खा के फिर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, बीपी लो हो रहा है, नमक ना खा के भी परेशानी हो रही है, तब भी आप फूड को मिस नहीं कर सकते। तो पहले अपने शरीर को देखना होता है, अपने शरीर के अनुसार चीजें करनी होती है। इसलिए हम आपके ट्रीटमेंट में इतनी सारी ऑप्शंस देते हैं कि यू हैव दीज हेल्दी ऑप्शंस टू डू। इन्हीं हेल्दी ऑप्शंस को करके आप एक अच्छी हेल्थ को बरकरार रख सकते हो। और ये वाले पूरे सिस्टम को, डाइट सिस्टम को साल भर यूज करना है। ये एक दिन का डाइट चार्ट नहीं है कि एक ही दिन में सारा खा पी जाना है। ये पूरा साल पड़ा है भाई यूज करने के लिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ के पहले एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में पूरा ट्रीटमेंट समझ लो, फिर अपनी तैयारी करो कि अब मेरे को इस तरीके से जिंदगी जीनी है, ठीक है। इसीलिए वी टेल यू दैट दिस इज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, इट्स नॉट वन टाइम इवेंट और वन टाइम वन डे थिंग टू डू, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका आता है अनुकूल पथ्य आहार, यानी कि जो आहार आपके अनुसार ठीक है वो दिया है। फिर हमने दिया है प्रतिकूल, जो इस आपके ऑपोजिट है, आपको नहीं लेना चाहिए, दैट इज टू बी इग्नोर्ड, कि ये गलतियां नहीं करनी, ये वाले भोजन नहीं लेने। उसके लिए हमने पहले लिख करके दिया है, समझाया है, उसके बाद हमने आपको उसके बारे में पूरा का पूरा लिस्ट दी है। देन इसके बाद शुरू होती हैं आपकी रेमेडीज। आपको पर्टिकुलरली जो बीमारी होगी उसके रिगार्डिंग हमने ट्रीटमेंट प्लान एंड रेमेडीज बना के दी कि इस बीमारी में ये चीजें करनी होती हैं। अब मान लीजिए किसी को थायराइड है, थायराइड की हमने आपको 6 रेमेडीज दे दी। 6 की 6 रेमेडी नहीं शुरू करनी है कि दिन में, धीरे धीरे करनी है। बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा होती है, बॉडी कोई भी चीज को ज्यादा दिनों तक एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए आयुर्वेद में भी दवाइयां 3 महीने के बाद काम करना बंद कर देती हैं। इसलिए आपको 6 रेमेडीज मिल गई, 3 3 महीने बाद, 2 2 महीने बाद चेंज करते जाओ। कभी ये रेमेडी कर लो, कभी दूसरी कर लो, कभी तीसरी कर लो, कभी चौथी कर लो। वो सारी की सारी रेमेडीज आपके लिए अच्छी हैं, इसलिए लिख के दी है, ठीक है। कहीं कहीं हमने आपको आयुर्वेदा के मेडिसिन रेकमेंड किए होते हैं। वो क्यों रेकमेंड किए हैं? अगर कोई व्यक्ति एलोपैथी पर है तो वो पहले स्विच कर ले आयुर्वेद पे। आयुर्वेद पे जब वो स्विच करेगा तो उसको थोड़ा सा साइड इफेक्ट से बच जाएगा। और दूसरा, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों लिख के देते हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान जब आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी तब भी आप उन औषधियों का, उन दवाइयों का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। इसलिए हम साथ में आपको रेमेडीज के अंदर कुछ मेडिसिन भी लिख के देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, ओनली फ्रॉम वैद्यनाथ विच इज द ओरिजिनल आयुर्वेदा कंपनी ऑफ इंडिया। आप उसकी मेडिसिन ले सकते हो। फिर जिनको विटामिन बी 12 की कमी है, हम लिख के देते हैं कि बी 12 के ये सोर्सेज हैं, इनको खा लो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने लिख के दिया बी 12 जो है वो दूध में है, लेकिन आपको आर्थराइटिस है, आपको दूध मना है, तो आप उसकी जगह कोकोनट मिल्क लेंगे, ना कि आप नॉर्मल दूध लोगे। विटामिन डी के सारे ऑप्शंस लिख दिए, लेकिन इन ऑप्शंस में मान लीजिए हमने लिख दिया, सपोज जैसे इसमें भुट्टा लिखा हुआ है, ठीक है, भुट्टा जो होता है उसमें विटामिन डी होता है, लेकिन आपको भुट्टे से एलर्जी है तो आप भुट्टा नहीं खाएंगे, आप बाकी की ऑप्शंस जो है उनको खा लेंगे। तो इस तरीके से इसको लेके चलना है। देन आयरन, फास्फोरस, विटामिन बी 12, जितने विटामिन सी, जितने भी आपको जिसकी जो प्रॉब्लम होगी उसी के अनुसार हम लिख के देंगे। एंड देन कईयों के लिए हमने साथ में ये भी लिख के दिया होता है कि अगर आपको आर्थराइटिस है तो ये वाली सिकाई करनी है, इतने तरीके हैं सिकाई करने के, आप उनको यूज कर सकते हो। एंड देन कम्स योर वीडियोस, ठीक है। अगेन, वीडियोस अगर आपको नहीं ओपन हो तो आप हमें पूछ करके हमसे अलग से लिंक मंगवा सकते हो, तो आपको लिंक्स भेज देंगे, यू कैन हैव द लुक ऑन द वीडियोस, राइट जी। So this is your part 4, that is your diet chart, which is not to be followed in one single day, but minimum आप इसको 1 साल तक फॉलो करो, मैक्सिमम जब तक ठीक नहीं हो जाते। जब आप ठीक हो जाओगे, जैसे मैं आज हूं, मुझे सब पचता है, पर सब पच जाने का मतलब ये नहीं है
कि ऊल जलूल खाते रहो और सब कुछ ही खाते रहो, इसका मतलब ये नहीं होता। फिर भी हमने आपको जो नॉर्म्स समझाए हैं, जो हमने आपको चीजें समझाई हैं कि ये वाली चीजें नहीं करनी चाहिए गलती, वो चीजों को आप अपनी लाइफ में जरूर फॉलो कीजिए अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं। उसके बाद आ जाइए पार्ट 5। पार्ट 5 ओपन अप कर लीजिए, दैट इज योर नेचुरल थेरेपी से। So let us look at part 5 of the treatment, and that is naturopathy therapies. नेचुरोपैथी थेरेपीज जो हैं, इसमें हमने मुख्य बीमारी के अनुसार थेरेपीज दी होंगी। थायराइड है, थायराइड के अनुसार है। पेट की समस्या है तो उसके अनुसार है, और अगर आर्थराइटिस है तो उसके अनुसार है। ठीक है, क्योंकि नेचुरोपैथी की अलग अलग थेरेपीज होती हैं, अलग अलग थेरेपीज अलग अलग प्रॉब्लम्स में काम करती हैं। तो इसमें कुछ हमने लेप दिए होंगे, कुछ हमने मसाजेस बताई होंगी, सूर्य चिकित्सा बताई होगी, और सूर्य में कौन से रंग की बोतल रखनी है कांच की पानी के लिए, ऑयल के लिए, वो बताया होगा। जल तत्व से कैसे अपनी थेरेपीज करनी है वो चीजें बताई होंगी। कईयों को कटी स्नान बताया होगा पेट की समस्याओं के लिए या एक्सक्रीटरी सिस्टम की समस्याओं के लिए। एंड देन हमने डिटॉक्स वाटर बताया होगा, साथ में हमने चेहरे के लिए, स्किन के लिए कुछ लेप बताए होंगे। तो ये चीजें अगेन आपके किसी भी नेचुरोपैथी के सेंटर पर होने वाली थेरेपीज ही हमने इसमें लिखी रहती हैं, और हम आपको ये भी सिखाते हैं कि घर पे रह करके कीजिए। इनमें से कोई थेरेपी आप किसी सेंटर पे जाके करवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करवा लीजिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर तो किसी के पास, नाउ दिस इज पर्सनलाइज्ड, अगर आपके पास पर्याप्त धन है, साल में एक बार किसी नेचुरोपैथी सेंटर पे जाके कुछ कराना चाहते हैं, करा लीजिए। अगर आप घर पे रह करके हमारे अकॉर्डिंगली बताए हुए तरीके के अनुसार करना चाहते हैं खुद से, तो एवरीथिंग इज रिटन, यू जस्ट हैव टू टेक द गाइडेंस फ्रॉम मी, यू हैव टू स्टडी इट, अंडरस्टैंड इट एंड स्टार्ट डूइंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पार्ट 5 को थेरेपीज को यूज करोगे। वाई? क्योंकि अगर किसी थेरेपी सेंटर पे जाके भी थेरेपी करा के आओगे, आप एक बार में 50-60 हजार रुपया दे दोगे उनको, वो थेरेपी कितने दिन करेंगे? जितने दिन आप वहां हैं। घर आके तो फिर भी खुद ही को खुद ही करनी है ना, इसलिए हम वो सारी चीजें पहले ही लिख के देते हैं कि इस बीमारी में ये थेरेपीज होनी है। अब चाहे सेंटर पे करा लो 10-15 दिन, चाहे साल भर घर में कर लो, दैट इज योर चॉइस, या दोनों कर लो। कभी वहां भी चले जाओ, मना नहीं है, जाओ, जरूर जाओ, देख के आना चाहिए क्या होता है, कैसे होता है और कितना खर्चा हो जाता है। लेकिन जो हमने बताया है वो खुद घर पे रह करके भी कीजिए। जब आप रेगुलर बेसिस पे इन चीजों को करते हैं, थेरेपीज को करते हैं, ये थेरेपीज आपको ठीक होने में मदद करती हैं, और आपको थोड़ा सा शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और बॉडी आपकी अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ती है। एंड फॉर दिस नेचुरोपैथी थेरेपीज आर बीइंग गिवन इन योर ट्रीटमेंट। और आपके ट्रीटमेंट के साथ जो नेचुरोपैथी थेरेपी दी है वो आपके ही ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर रही है, इसलिए दी है। शौकिया तौर से सिर्फ पढ़ के रख देने के लिए नहीं दी है। अगर आप करेंगे तो बेनिफिट आपको ही मिलेंगे। एंड देन लेट्स ओपन अप द पार्ट 6। नाउ द पार्ट 6 इज योर फिटनेस एंड योगिक थेरेपीज, राइट? इसमें आप जो सेकंड पेज है, अगर आप इसको देखेंगे, दैट इज कंप्लीटली द फिटनेस चार्ट फॉर योर प्रॉब्लम। और ये चार्ट कोई नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है ये चार्ट इस तरीके से बना करके, इतना विधिवत, इतने तरीके से। हम हर एक व्यक्ति के बीमारी के अनुसार लिखते हैं, प्राणायाम कौन सा करना, मुद्रा कौन सी लगानी, बंद कौन से प्रैक्टिस करने हैं, नाड़ियां कौन सी शुद्धिकरण करनी है, कैसे करना है, किस नाड़ी पे ज्यादा काम करना है, षटकर्म कौन सा करना, ध्यान कौन सा करना, मंत्र कौन सा उच्चारण करना, और आसन कौन से करने हैं, ये सारी चीजें लिख के देते हैं। लेकिन इन सब की प्रैक्टिसेस हम अपनी क्लासेस में लाइव कराते हैं। इसीलिए मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से देखा कि जो लोग सिर्फ दवाई खा रहे हैं डॉक्टर तनवर से या किसी और से, उनका ठीक होना इतना स्पीड अप नहीं होता, या इतना अच्छा रिकवरी नहीं होती, या इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती एज कंपेयर टू दोज पीपल, दोज हु आर अटेंडिंग द लाइव क्लासेस एंड डूइंग द ट्रीटमेंट्स अलोंग विद मी एवरी डे, following the treatment in the classes with me every day. And जो लोग क्लासेस में नहीं है, ट्रीटमेंट तो ले लिया है, अब उनका हमें समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं या बस लेकर के रख लिया है। ठीक है,
तो वो हमारी समझ से बाहर है, वो अपने हमारी समझ में नहीं आता। क्योंकि जो व्यक्ति तो मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा, गाइडेंस में रहेगा, पूछता रहेगा, उनका तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसको ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, ओके समझ में आ रहा है, बंदा क्लास में आ रहा है, डेली प्रैक्टिस कर रहा है, इसका मन भी ठीक है, इसकी बॉडी भी ठीक है, ये फॉलो भी कर रहा है। लेकिन जो खुद से करते हैं, जो तो खुद से प्रैक्टिकली कर लेते हैं, वो तो है अच्छी बात, बहुत अच्छी चीज है, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो और आपको सपोर्ट की जरूरत है, फिर आप क्लासेस मत छोड़ो, क्लासेस में आओ, क्योंकि वो आपकी ही फैसिलिटी के लिए हमने वो साथ में दे रखी है। सो दिस इज योर कंप्लीट आपका जो फिटनेस चार्ट है। अब जब आप इसके नीचे जाएंगे, सारे फिटनेस चार्ट को हमने एक्सप्लेन किया है। अब जो चीजें ऊपर लिखी होंगी वही चीजों की एक्सप्लेनेशन भी दी होगी, साथ में हमने पिक्चर्स भी दी है। अब लास्ट में आपका आता है एक योगा मॉड्यूल। ये योगा मॉड्यूल कहीं भी चले जाओ, मैं चैलेंज करती हूँ, नहीं मिलेगा। ये योगा मॉड्यूल हमने स्पेशली डिजाइन किया है उनके लिए जो हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं। थायराइड है तो थायराइड के अनुसार दिया है, आर्थराइटिस है तो उसके अनुसार दिया है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो उसके अनुसार दिया है कि आपकी हेल्थ के लिए अगर योगा मॉड्यूल फॉलो करना है तो ये वाला है, इसको फॉलो कर लोगे तो हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट ट्रीटमेंट। ये पंचकोशा ट्रीटमेंट है, पांचों कोशों पे काम करता है। पंचकोश की पूरी ट्रीटमेंट से हीलिंग होती है। और जब आप इसको पूरे को फॉलो करते हो और मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स जब आप इसको फॉलो करते हो, आप धीरे 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 स्वस्थ होते चले जाते हो। और यही चीजें मैंने प्रैक्टिकली उन लोगों के साथ देखी हैं जिन्होंने पूरा ट्रीटमेंट फॉलो किया। वो 2 से 3 साल में ठीक होके, रिपोर्ट्स भी उनकी नेगेटिव आ गई और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। और आगे की जिंदगी के लिए उन्होंने शिक्षा ले ली कि अब हमें जिंदगी ऐसे जीनी है, जो हमें समझाया है उसके अनुसार चलना। ठीक है, सो दैट इज, दिस इज द होल ट्रीटमेंट। अब इतना सारा ट्रीटमेंट, इतना सारा लंबा ट्रीटमेंट, इतनी चीजें जब हम करके देते हैं, तो आप सोचिए इसमें कितनी मेहनत होती है। फिर एक एक व्यक्ति हमसे डाउट्स पूछता है, फिर उसके डाउट्स क्लियर करते हैं। उसके लिए हमने साथ में मंथली सपोर्ट दी है। ये मंथली सपोर्ट ना तो बाबा रामदेव की ऑर्गेनाइजेशन में है, ना हिम्स हॉस्पिटल में है, ना किसी एम्स हॉस्पिटल में है, ना पीजीआई में है। कहीं पर मंथली सपोर्ट नहीं दी जाती है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड किया। मैं पहले सिर्फ डाइट चार्ट देती थी। डाइट चार्ट के बाद समझ में आया कि अकेले डाइट चार्ट से तो काम नहीं चलने वाला, लोगों का तो लाइफस्टाइल खराब है। फिर वहां से पार्ट 1 आया। फिर सोचा भी डिटॉक्स कैसे कराएं इनको। डिटॉक्स के लिए फिर हमने पार्ट 2 डाल दिया। फिर पार्ट 3 डाला कि लोग तो किचन में गलतियां बहुत करते हैं, इनका तो खान पान ही ठीक नहीं है, तो डाइट चार्ट कहाँ से अच्छे से फॉलो कर लेंगे। अदरवाइज मैं शुरू में सिर्फ डाइट चार्ट देती थी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले नहीं देते थे। जैसे जैसे मुझे समझ में आता गया, लोगों की प्रॉब्लम समझ में आते गई, वैसे वैसे हमने ये पंचकोशा ट्रीटमेंट डिजाइन किया। फिर उसके बाद समझ में आया कि पार्ट 4 इज ऑल्सो जरूरी है। नेचुरोपैथी थेरेपीज के लिए बंदा कहाँ कहाँ भटके और कितनी बार भटके और कितनी बार पैसा खर्च करे, इसलिए चलो इनको घर में ही करना सिखाओ, कि चलो घर में ही तुम अपना नेचुरोपैथी सेंटर खोल लो अपने लिए। फिर उसके बाद हमने फिटनेस का बताया कि चलो बंदे ने नहीं भी करनी हमारी क्लास ना करे, कम से कम जो दिया है घर में बैठ के फॉलो तो कर ले। आप लोगों ने नहीं करनी क्लास ना करो, खुद से करना है तो दिया हुआ है ट्रीटमेंट आपको, तो ट्रीटमेंट घर बैठ के फॉलो कर लो। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट है। तो अगर अब आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप खुद से फॉलो नहीं करते हैं, तो हमने क्लासेस का दिया हुआ है ऑप्शन कि चलो आप क्लासेस में आ जाओ। तो क्लासेस मैंने काफी बाद में फिर डिसाइड किया, जब मेरे को लगा कि लोग अपने आप नहीं कर पा रहे, कि एक सपोर्ट की जरूरत है। फिर हमने क्लासेस स्टार्ट करी। फिर समझ में आया कि लोगों को तो छोटी छोटी बात पूछनी पड़ती है, कभी रेमेडी पूछनी पड़ रही है, दवाई तो ले आते हैं डॉक्टर तनवर से जाके, बाद में उनकी कॉल तो कोई सुनता नहीं है। दस्त लग जाते हैं तो वो लोग एलोपैथी खाने लग जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है तो पैरासीटामोल खा लेते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मंथली सपोर्ट जरूरी है। अगर ये होम्योपैथी पर है तब भी मंथली सपोर्ट जरूरी है, अगर ये मेरे ट्रीटमेंट पर है तब भी मंथली सपोर्ट जरूरी है। इसके कारण हमने मंथली सपोर्ट को साथ में दिया। लेकिन अब इतना सारा काम मैं अकेले तो नहीं कर सकती,
मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कोई कैपेसिटी है, मेरे अपने पर्सनल काम भी है, अपनी पढ़ाई भी है, अपनी दिनचर्या भी है, तो मेरे साथ एक पूरी टीम है। अब वो टीम मेरे लिए फ्री में तो काम नहीं करेगी, इसलिए ले दे के इट्स ऑल चार्जेबल। और आप सोचो, गलत जगह पैसा लगा करके गलत हालत कर लेना, तब भी आप किसी को कुछ कह नहीं पाते। यहाँ तो हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छे काम में अच्छी चीजों को करके सभी को स्वास्थ्य दे रहे हैं, और फिर भी हमने इतना कम से कम चार्जेस रखे हैं कि आप जितना पूरी उम्र स्पेंड कर देने वाले हो एलोपैथी में, उससे तो वो 5% भी नहीं है जितना हम चार्ज करते हैं। यहाँ आप हमारे साथ एक बार सीख लोगे, उम्र भर उसका फायदा लोगे, लेकिन वहां आप सारी उम्र दवाई खाने वाले और फायदा जीरो। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या चाहिए और क्या करना चाहते हो। सो आई विश यू गुड लक फॉर द ट्रीटमेंट्स। जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और मेरी मेरी रेकमेंडेशन यही होती है, अगर खुद को संपूर्ण स्वस्थ करना है तो पूरे स्वस्थ होने तक आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। जिस दिन आप पूरे स्वस्थ हो गए, उस दिन यू टेक लीव, गिव द फीडबैक। एक अच्छा सा वीडियो भी बना के दें, अपना फीडबैक दें, या लिख करके अपना फीडबैक दें, या रिटर्न में फीडबैक दें। हमें बताएं कि हमने आपके साथ ट्रीटमेंट शुरू किया था, हमने इसको पूरा फॉलो किया, आज हम पूरे स्वस्थ हैं, एंड नाउ आई एम टेकिंग लीव। इसको कहते हैं एक अच्छे सुलझे हुए इंसान की अ, अ, मतलब उसकी शख्सियत ऐसी होगी, ये उसका कैरेक्टर होता है। लेकिन यहाँ मैंने देखा, आए ट्रीटमेंट लिया, 1 महीना फॉलो किया, गायब, 2 महीने फॉलो किया, गायब। ट्रीटमेंट मिल गया है, अब कोई कौन पूछे कौन बताए। ठीक है, मैं कहती हूँ नहीं, आपको जुड़ के रहना, मत जुड़ो। आपको क्लास नहीं करनी, मत करो। लेकिन जिस दिन ठीक हो जाते हो, बताओ तो सही, आके बता के तो जाओ, कॉल तो करो, मिलो तो सही एक बार, कहो तो सही आके हम ठीक हुए हैं, हम अपना एक्सपीरियंस दुनिया से शेयर करना चाहते हैं। नेक कार्यों में साथ देना चाहते हो तो आई वेलकम कि आप इस नेक कार्य में साथ दीजिए। दुनिया बहुत बीमार है, बहुत दुखी है, एंड ऑल्सो मैं तो एक टीम बना करके इसको और बड़ा करना चाहती हूँ, कि इस तरीके से लोग इसमें जुड़ करके काम करें कि हम आने वाले टाइम में अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को संभाल सकें। सो उसके लिए भी हमारे पास प्लान है। दोज हु वांट टू ज्वाइन अस एज अ टीम, वी आर ओपन, यू कैन ज्वाइन अस एज अ टीम। लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपकी स्क्रूटिनी होगी, स्क्रीनिंग होगी, तभी हम लेंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया, किसी को भी रख लिया। लेकिन आपको पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको जिस दिन एक्सपीरियंस होगा, तब आप मेरी तरह इस एक्सपीरियंस को बोलेंगे और जिएंगे और दूसरों को बता पाएंगे। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको पूरा ट्रीटमेंट समझ में आया होगा, और आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। जहां भी डाउट्स होंगे आप डाउट्स डाल देना, कल मैं रिप्लाई करूंगी। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी कैन टेक द क्वेरीज इफ यू आर हैविंग एनी डाउट about your treatment. Okay,